पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं कह रहा था, वो कह रहे हैं हम इतने गरीब, देखो एक्टिंग का तो मैं फैन हूं उनका, पर मैं कह रहा हूँ उस मेहनत को संघर्ष का नाम मत दीजिए। अच्छा, जिंदगी में चुनौती ना है, फिर क्या मतलब हुआ? तो फिर जिंदा कैसे हुआ? आपने इतनी टेंशन, लोगों की जिंदगी में संघर्ष है नहीं जितनी वो कहानियां सुना रहे हैं। मुझे लगता है मैं गलत जॉब में हूँ, अगर सच में गलत जॉब में होते तो आप चेंज कर चुके हो। यूं ही नहीं चल के ये तरके सुखन आया है, पांव दाबे हैं बड़ों के तब ये हुनर आया है। काम तो सही है, नहीं भाई साहब, काम बेशक सही है, पर आप उस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। विकास दिव्य कीर्ति जी आईएएस बन गए क्या? हालांकि उन्होंने कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया हो, पर वो बन गए क्या? मैं ये कहता हूँ सर, अगर किसी बच्चे ने 5 साल ढंग में यूपीएससी की तैयारी कर ली और वो आईएएस बनने में फेल हो गया तो भी जिंदगी में कामयाब बन गया। लड़कियों के बारे में एक डायलॉग चलता है, हंसी तो फंसी। अब जरा सोचना सर गंभीरता से। एक सही जिंदगी, सक्सेसफुल जिंदगी, हैप्पी जिंदगी, हेल्दी जिंदगी जीने का मंत्र। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, आज का जो ये चर्चा है, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया होने वाली है। क्योंकि मैं एक कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, अपने 45 साल के तजुर्बा से बहुत लोग को मिला हूँ, बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत मुल्कों में, हर जगह हर परेशानी से लोगों को घिरे हुए देखा है। लेकिन ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको हर परेशानी से निकालने की ताकत रखता है अगर आप ये एंड तक देखोगे। क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं अमर चौधरी साहब, अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक सॉल्यूशन है। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आपके घर में खुशहाली नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आप में हैप्पीनेस नहीं है। इस 1 घंटे में हर चीज़ का जवाब है। कमेंट में बताना एंड तक देख के कैसा लगा ये, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे ही नॉलेज सेशन युग परिवर्तन करते हैं, ज़िंदगी परिवर्तन करते हैं, मूवमेंट्स चलाते हैं। आज बड़े बड़े लीडर्स ने ऐसी ही बातें करके मूवमेंट्स बनाई हैं, आज़ादियाँ दिलाई हैं, दुनिया बदल के रख दी है। ज़रूर देखिएगा एंड तक और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। सो अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप काफ़ी क्लैरिटी, ग्रोथ माइंडसेट, और ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है लोगों के। जी। कोई कहीं ना कहीं फंसा ही हुआ है। जी जी। कोई नौकरी में फंसा है तो नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, धंधे में फंसा है तो धंधे में तरक्की नहीं हो रही, ज़िंदगी में फंसा तो ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं स्टक है बड़े लोग। जी जी जी। और आपका इसमें एक्सपर्टीज़ है। जी जी जी। तो शुरुआत करते हैं कि पहला जो आदमी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर रहा, मान लो जॉब में, बहुत से मेरे चैनल पे लोग कमेंट करते कि मेरी तो सिर्फ 20,000 की नौकरी है जी, मेरी तो 30,000 की नौकरी में तो इतना कमाता नहीं हो जितना आप कहते हो सेव करो। जी जी। तो मैं कैसे कमाऊँ, कमाई कैसे बढ़ाऊँ, पहले तो वो बताओ, जी जी। फिर तो आगे चलूँ। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर, पहले ही सवाल में आपने 3 बहुत बेहतरीन मुद्दे उठाए हैं। हाँ। पहला मुद्दा कि हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं अगर वो सच में फंस, यहाँ एक शब्द पे गौर करिएगा सर, अगर वो सच में फंसे हुए हैं तो मेरी तरफ से वो कृपया बधाई स्वीकार। वो कैसे भाई? अब सवाल उठता है सर कैसे? हाँ। सुरेश सर, मुझसे तमाम लोग, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि सर ज़िंदगी में अगर कामयाब होना हो और आपको एक सूत्र बताना हो तो वो सूत्र क्या है? और मैं कहता हूं अगर मेरा एक सूत्र कोई लाइफ में पूछे तो मैं कहता हूं फंस जाओ। बोले जी इसका मतलब क्या है? हाँ। कभी सुरेश सर, आपने तो खैर माशाल्लाह कई मकान बनाए होंगे, पर कई मकान बनाए हैं अभी रिसेंटली या कभी पहले मकान बनाए? हाँ, बनते ही रहे सर। अगर उस मकान में मान लीजिए आपके 1 करोड़ लगे हों तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने, ये ठेकेदार ने, या मैं अमूमन आप लोगों से भी पूछता हूँ, अगर किसी मकान में 1 करोड़ लगे होंगे पर जब उसे शुरू किया गया होगा तो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से आपने पूछा होगा भाई कितने में बन जाएगा, तो उसने कितने बताए होंगे? कई तो लेबर रेट बताते हैं कि इतने रुपए फुट लूंगा, 100 रुपए फुट लूंगा, 200 रुपए फुट लूंगा, या विद मटेरियल बता देते हैं। अगर हम पूरा पूछें, मान लो 1 करोड़ का मकान बना होगा पर ठेकेदार ने क्या 1 करोड़ ही बताए होंगे या बोला होगा जी 50-60 लाख में बन जाएगा? कम ही बताते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। क्यों बताते हैं सर कम? कि शुरू हो जाए, फुट इन द डोर, कि कहीं फंसा लो ग्राहक, उन्हें फिर पता आगे बढ़ता है, रहेगा। उन्हें पता है कि तुम 50-60 लाख के नाम पे शुरू तो करो, 1 करोड़ का इंतजाम तो तुम अपने आप कर लोगे। हमारी समस्या ये है सर कि हम शुरू ही नहीं कर पाते, हम फंस ही नहीं पाते। मेरा तो जीवन में सिद्धांत है कि अगर आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं तो बस उस काम में फंस जाइए। अभी 2-3 साल पहले की बात है सर, मैंने सोचा एक बार जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ नीतू से बोला कि नीतू मैं एक काम करता हूँ, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मैं बोला रहने देता हूँ यार, पैसे बेकार जाएंगे, 4-5 दिन जाऊँगा जो अमूमन हम लोग जाते हैं। नीतू बोली फीस की जिम की फ़ीस कितनी है? मैंने कहा 2200 रुपये है शायद। बोली नहीं, साल की कितनी है? मैंने कहा 16,000 के करीब है।
तो नीतू अंदर से मेरी वाइफ पैसे लेकर आई, बोले आप लो 16,000 रुपये जमा कराया हो, फीस जमा कराया हो। अरे मैंने कहा पागल है, पैसे खराब जाएंगे, मैं 2-4 दिन जाऊँगा और फिर पैसे खराब चले जाएंगे। बोले आप जमा तो करा के आओ। खैर मैं वो 16,000 रुपये सर जमा करा कर आ गया। अब जो 4-5 दिन तो मैं गया, 5वें दिन वही हुआ जो होना था। 5वें दिन मैंने कहा नीतू आज तो मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा। नीतू अंदर से स्लिप निकाल के लाई, 16,000 गए हैं। मैंने कहा अच्छा यार 16,000 गए हैं। तो मैंने भी थोड़ा मन मजबूत सा किया, मैंने भी जूते पहने, मैं भी पहुंच गया जिम। 3-4 दिन सर फिर मैं जिम गया। 5वें दिन फिर मेरा मन ना करे, मैंने कहा नीतू आज तो मेरा मन, 16,000 गए हैं। 15वें दिन सर नीतू ने बेडरूम के राइट साइड में उसकी फ़ोटोकॉपी ऐसे स्लिप पे लगाई हुई थी और उसके बाद मैं सुबह ऐसे उठता था, 16,000 गए हैं। हम लोगों की समस्या ये है सर कि हम चाहते हैं कि 4 दिन जिम जाके देख लूँ, मन किया तो फीस दे दूंगा वरना रहने दूंगा। मैं कहता हूँ साहब जमा तो करो, मन अपने आप करने लगेगा। फंसिए तो सही। आप सर ट्रैफिक में जाते होंगे, आपने कभी देखा होगा रेड लाइट हो रखी है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर अचानक एक ऑटो वाला आता है 3 व्हीलर वाला और यूं अगले पहिए को बीच में फंसा लेता है। ग्रीन लाइट होते ही सबसे पहले निकलता भी कौन है? जो फंसा था। हाँ। इस दुनिया में वही निकलेगा जो फंसेगा। पर मेरा सवाल है सच में फंसे हुए हो या नहीं? सच में नहीं फंसे हुए सर, वो कहानियाँ सुना रहे हैं। अच्छा, फील कर रहे हैं फंसा है, नहीं फंसो सही। अगर सच में आप फंस गए, मैं चुनौती देता हूं सर। अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि हर एक की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत है, मैं लिख के देता हूँ नहीं है सर, उतना संघर्ष है नहीं जितनी हमने कहानियां बना रखी हैं। हम संघर्षों को ग्लोरीफाई करने में इतना मज़ा आता है हमें। हम एक्चुअली मेरा तो वन ऑफ माय फेवरेट शेर सुनाता हूँ सर कि आतिशदान बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शेर सर कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीज़ें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। इतनी टेंशन लोगों की ज़िंदगी में संघर्ष है नहीं जितनी वो कहानियाँ सुना रहे हैं। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। आप मुझे बताइए सर, मैं एक ट्रैपिंग पे आऊँगा थोड़ी देर बाद, पर उससे पहले 2-3 उदाहरण देता हूँ। आप मुझे बताइए सर, क्यों इतनी लोग कहानियाँ संघर्षों की सुना रहे हैं? मैं तो अपील करता हूँ अपने पॉडकास्ट में और उन तमाम कामयाब लोगों से भी अपील करता हूँ कि साहब झूठी कहानियाँ मत सुनाइए। हमने शाहरुख खान साहब की कहानी सुनी कि जब ट्रेन में गए थे मुंबई तक, ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। हमने पंकज त्रिपाठी की कहानियाँ सुनी कि एक गांव से निकला आदमी देखिए कितना संघर्ष करके बॉलीवुड में पहुंचा है। हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानियाँ सुनी, हमने गोविंदा की कहानियाँ सुनी, विरार का छोरा, टिकट के पैसे भी नहीं थे। हमने अक्षय कुमार की कहानियाँ सुनी कि रेस्टोरेंट में वेटर था। फिर मैंने पढ़ा कि अक्षय कुमार साहब डॉन बॉस्को में पढ़ते थे। ये कौन सा संघर्षशील आदमी है जिसकी पढ़ाई डॉन बॉस्को में हुई थी? फिर मैंने सुना शाहरुख खान की मम्मी जो थी इंदिरा गांधी जी के साथ थी, उनके नाना जी शहनवाज हुसैन साहब 1947 में सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद पार्टी में थे। ये कौन सी आज़ाद हिंद जो फौज बनाई थी, ये कौन से संघर्षशील लोग थे? शाहरुख खान के 10वें बर्थडे पे उनके पिताजी ने कैमरा गिफ्ट दिया था। आप बताइए, आपके बर्थडे पे 10वें, जब आपका 10वें बर्थडे था, पिताजी पे थे कैमरे देने के पैसे? मैं कहता हूँ ये कौन संघर्षशील लोग हैं? पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं कह रहा था, वो कह रहे हैं हम इतने गरीब। देखो एक्टिंग का तो मैं फ़ैन हूँ उनका, मैं उनकी सक्सेस का फ़ैन हूँ, मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूँ। मेहनत कम नहीं करी उन्होंने, पर मैं कह रहा हूँ उस मेहनत को संघर्ष का नाम मत दीजिए। पंकज त्रिपाठी जी अपने एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम इतने गरीब थे कि जी हमारे घर में ट्रैक्टर लेने के पैसे भी नहीं थे। हमारे पापा जी एक बार ट्रैक्टर, मैंने कहा भाई साहब साइकिल लेने के भी नहीं थे उस समय हमारे घर में, जिस समय आप ट्रैक्टर की कहानी सुना रहे हो। ट्रैक्टर पहले 50 गांवों में ट्रैक्टर हुआ करता था, तो आप उसे गरीबी कैसे बता सकते हो? तो मेरा पॉइंट ये है सर, इतना संघर्ष है नहीं, फिर सब संघर्ष बता क्यों रहे हैं अपनी लाइफ में? वो भी बता देता हूँ सर। सर ये बहादुरी का दौर है, ये अपने आप को हीरो बताने का दौर है। अब आपने कभी सुना है कि एक राजा था, बहुत बहादुर था, पर वो कभी युद्ध ना लड़ा हो? ऐसा हो सकता है क्या? ना। तो बहादुर सिद्ध करने के लिए पहले क्या जरूरी है? युद्ध लड़ना। युद्ध दोस्त से लड़ा जाता है सर, दुश्मन से? दुश्मन से। तो पहले दुश्मन पैदा करो, फिर युद्ध लड़ो, फिर बताओ जी मैं बहुत बहादुर हूँ। अब दुश्मन ही ना होता, आदमी अपनी कहानी सुनाए कैसे, हीरो बने कैसे? सीधा ये कह दे कि मैं तो कामयाब हो गया, तो मान कैसे ले आप आदमी? आप कभी नोटिस करना, पिछले कुछ समय में एक बदलाव बताता हूँ सर। जब आप पढ़े थे और हम पढ़े थे, तो हम पढ़ाई में अपना संघर्ष क्या बताते हैं कि यार हमारे घर में तो लाइट भी नहीं थी, हम रोशनी में लालटेन में पढ़ा करते थे। या हम क्या बताएंगे संघर्ष अपना कि हम 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करते थे। या हम और आप क्या बताएंगे कि हम ज़मीन पे बैठकर पढ़ते थे। ऐसे ही बताएंगे। आज की पीढ़ी के साथ ये है क्या? ना। तो उन्होंने भी, अब उन्होंने क्या यार, हमारे साथ तो ये है ही नहीं,
तो फिर देखिए कितनी तकड़ी ट्रैपिंग है। अब वो संघर्ष के नाम पे क्या सुनाते हैं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे रिश्तेदार मुझे ताना मारा करते थे, टॉन्ट मारा। अब उन्हें लग रहा है लालटेन की कहानी तो सुना नहीं सकते, अब उन्हें लग रहा है नीचे बैठने की कहानी तो सुना नहीं सकते, तो जबरदस्ती रिश्तेदारों को विलेन बना रखा है। आप मुझे बताना कौन रिश्तेदार टाइम निकाल के जाता है टॉन्ट मारने कि कहाँ जा रहे हो, उसकी वाइफ पूछती है मैं टॉन्ट मारने जा रहा हूँ, ऐसा है क्या? लेकिन वो संघर्ष बताएं क्या? हाँ। अब उनके पास संघर्ष के नाम पे कुछ है तो नहीं, घर में बैठकर मोबाइल पे ऑनलाइन आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो फिर वो कहानी कहाँ से लाएं कि मैंने एसएससी सीजीएल कैसे निकाला, मैं कांस्टेबल में आईपीएस कैसे बना? तो फिर वो बताते हैं गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। सर आईएएस की तैयारी करने वाले का गांव वाले की औकात मजाक उड़ा दे? पर संघर्ष तो सबको सुनाने हैं। तो मुझे उस पर आ रहा था, सबको हीरो बनना है तो पहले दुश्मनी पैदा करेंगे, यानी पहले संघर्ष पैदा करेंगे, पहले चुनौतियां पैदा करेंगे। उदाहरण देता हूं सर, हमारे यहाँ जो हीरो है, बॉलीवुड में जो हीरो दिखाया जाता है, भाई हीरो के लिए कोई विलेन तो हो, भाई कोई चुनौती हो, कोई समस्या हो जिसका सामना कौन करे? हीरो, तभी तो कोई हीरो बने। तो हमारे देश की समस्याएं क्या क्या हैं सर? गरीबी, और क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, क्राइम, आतंकवाद, भ्रष्ट पॉलिटिशियन, यही तो है। हाँ। तो हमारे यहाँ फिल्में भी किस पर बनती हैं? पहले गरीबी दिखाई जाएगी, फिर गांव में गरीबी है, उससे कौन लड़ रहा है? हीरो लड़ रहा है। या फिर आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, फिर कौन लड़ रहा है? हीरो लड़ रहा है। या कोई करप्ट नेता है, फिर कौन लड़ रहा है? हीरो लड़ रहा है। ये तो दिखाया जाता है सर, क्योंकि हीरो बनाना है। हॉलीवुड में ये सारी समस्याएं हैं क्या सर? गरीबी है क्या इतनी जितनी हम? वहाँ आतंकवाद इतना है क्या? वहाँ इतना भ्रष्टाचार है क्या? पर हीरो तो उन्हें भी बनाने थे। तो उन्होंने अपने परेशानियां समस्याएं कैसे पैदा की कि कोई दूसरे ग्रह से एलियंस आएंगे और वो धरती पे कब्जा कर लेंगे। उनका हीरो एलियन से लड़ रहा है। मैंने कहा बाबा कहाँ आएंगे? कौन बता रहा था आएंगे? पर एक्चुअली हीरो तो उन्हें भी बनाने हैं ना। और हीरो के लिए पहली शर्त है मुश्किल पैदा करिए अपनी लाइफ में। 24 घंटा आदमी, अभी जब सेशन से पहले आपने एक बड़ा अच्छा बात की थी, बोल के एक्चुअली हम इतना बोल रहे हैं अपने संघर्षों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में इतना बोल रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, अब सच में संघर्ष है, उसका भी कारण बताता हूँ। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अब हमने बोल के बहुत संघर्ष है। हमें डर है कि कहीं समाज हमें स्वीकार करेगा अगर हमने संघर्ष नहीं बताया तो। अगर हमने ये रील नहीं डाली तो दुनिया तो मेरे पीछे पड़ी है, दुनिया तुझे कैसा जवाब दो। कोई किसके पीछे कहाँ पड़ा है सर? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अगर किसी के जीवन में, बिजनेस में या ग्रोथ में कहीं चुनौती आ रही है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया उसे संघर्ष का नाम मत दीजिएगा, उसे चुनौती। दैट इज अ पार्ट ऑफ सर बिजनेस। और बिजनेस में चुनौती ना आए, एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप में चुनौती ना आए, ये कौन सी बात हुई? फिर आप इस फील्ड में आए क्यों थे? अच्छा, जिंदगी में चुनौती ना है, फिर क्या मतलब हुआ? तो फिर जिंदा कैसे हुआ? आपने इतनी बढ़िया बात छेड़ दी सर। चलिए मैं बताता हूँ। चुनौती तो मरे हुए लोगों को नहीं है। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में, सुरेश सर, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक उदाहरण देता हूँ कि चलिए भाई, मैं 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और दोनों की हार्ट बीट दिखा रहा हूँ मॉनिटर में, दोनों का मतलब बताइएगा, मैं कमेंट में भी पूछता हूँ। ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल सीधी चल रही है और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे चल रही है, ऊबड़ खाड़ो, ऊपर नीचे। क्या मतलब है सर दोनों का? एक मर गया, एक जिंदा। ऊपर वाला ऊपर वाले के पास चला गया और नीचे वाला जिंदा है। पर सर नीचे वाले की जिंदगी में तो देखना उतार चढ़ाव चल रहे हैं भाई, तभी तो जिंदा है। और हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं सर? सुबह सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएंगे और माथा टेक के पहली प्रार्थना क्या करते हैं? हे मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे, शुक्र करो सुन नहीं रहा। लाइन सीधी कर दी, बुला लेगा, सीधी कर देगा सच में। फिर आप ऊपर जाके कहोगे भगवान मेरे साथ ये क्या किया? भगवान कहेंगे तेरी इच्छा पूरी की है। बिजनेस में समस्याएं ना हो, मैं तो कहता हूं बिजनेस का नाम ही समस्याओं का सॉल्यूशन है सर। ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसान हो जाएं। अगर वो समस्याएं समाज में, दुनिया में नहीं हुई ना सर, तो आप बिजनेस किस चीज़ का करोगे? आप स्टार्टअप किस चीज़ का करोगे? आप एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज़ की करोगे? भाई कोई प्रॉब्लम है, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस सर? सॉल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और आप कह रहे हो, मैं एक बार इंदौर में एक हॉस्पिटल में एक सेशन ले रहा था सर, फ्रंट डेस्क का जो स्टाफ होता है उनका सेशन था। तो मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? बोले जी हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम ये चाहते हैं, उनके डायरेक्टर साहब भी बैठे थे सेशन में, बोले जी हम ये चाहते हैं। मैंने कहा आप करते, हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट के घर वाले आते हैं ना, वो बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं हम लोगों को। तो मैंने कहा फिर आप चाहते क्या हो?
बोले जी हम ये चाहते हैं उनका आना यहाँ बंद करवा दिया जाए। मैंने काम क्या है आपका बेसिकली कि जी उनका आना बंद करवा दिया जाए। मैंने कहा तो 1 सेकंड का काम है, मैं कल से ही करवा दूंगा। मैंने कहा बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोले जी क्या? मैंने कहा आपकी नौकरी चली जाएगी। बोले जी मतलब? मैंने कहा आप डॉक्टर हो क्या इस हॉस्पिटल में? बोले नहीं 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 सर। मैंने कहा नर्स हो क्या? बोले नहीं सर। मैंने क्या हो? बोले सर हम तो फ्रंट डेस्क के स्टाफ हैं। मैंने काम क्या है आपका? बोले सर जो पेशेंट के घर वाले आते हैं वो परेशान करते हैं तो उनको हैंडल करते हैं। मैं कल से मैं उन्हें बंद करवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। पेशेंट भी नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो आप? जो मेरा जॉब है, जो मेरा काम है, जिससे मुझे तनख्वाह मिल रही है, वो प्रॉब्लम की वजह से तो मिल रही है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट में, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सर, ईश्वर की कृपा से 1-1 लाख रुपए मैं 2-2 घंटे बोलने के चार्ज करता हूं। किस बात के चार्ज करता हूं? बोले जी थोड़ा डिमोटिवेशन है टीम में। मैंने कहा जी और? बोले जी सेल्स थोड़ी लो है, डाउन है। मैंने कहा जी और? बोले जी ऑनरशिप नहीं लेती। अब बताइए, मुझे बताइए, ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो मेरा तो बिजनेस ही बंद हो गया ना, मेरा तो काम ही बंद हो गया। तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कृपया करके ध्यान रखिएगा उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो बिजनेस जिंदा है। तो चलो अब आते हैं कि आपके हिसाब से भाई चलो संघर्ष नहीं चुनौती है। हाँ चुनौतियाँ हैं। हाँ तो चलो चुनौती है जी। कि आदमी एक छोटी नौकरी में फंसा हुआ है, उसको ये नहीं पता मैं तरक्की कैसे करूं। ये बिल्कुल सही बात है सर। छोटे बिजनेस में फंसा हुआ है, वो बिजनेस को ग्रो कैसे करे। बहुत बड़ी बात है। लाइफ में फंसा हुआ है, हेल्थ नहीं है तो हेल्थ को कैसे अच्छा रखे। अच्छा रखे। रिलेशनशिप नहीं है, डाइवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो रहे हैं या हो ही नहीं रही रिलेशनशिप, बच्चों से नहीं बन रही, बीवी से नहीं बन रही है, बीवी की हस्बैंड से नहीं बन रही है, वो भी चुनौती है। तो एक एक करके जरा ये चुनौती और क्लैरिटी को आप कैसे सॉल्व कराते हैं? सुरेश सर आपने बहुत शानदार वर्ड यूज कर दिया, क्लैरिटी। एक्चुअली सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कह रहे हो मेरी 20,000 की नौकरी है और मैं इसको ग्रो कैसे करूँ, मतलब मैं आगे कैसे बढ़ूँ। एक्चुअली तनख्वाहें कभी नहीं बढ़ती सर, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आपका टैलेंट बढ़ता है। आप 20,000 की नौकरी में सेम स्किल्स के साथ, सेम टैलेंट के साथ, सेम हुनर के साथ आप ये उम्मीद कर रहे हो कि 20,000 की तनख्वाह मेरी 25,000 की हो जाए। 50 तनख्वाहें थोड़ी बढ़ती हैं सर कभी। उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। प्रॉब्लम कहीं और है, सॉल्यूशन हम आप कहीं ढूंढ रहे हैं। अपग्रेड कीजिए ना अपने आप को, बनिए आप। मुझे आप ये बताइए, प्रॉब्लम ये तो मान सकता हूँ मैं कि जी मैं डिजर्व तो 50,000 करता हूँ, स्किल्स तो मेरी 50,000 की हैं, सैलरी मेरी 20,000 है, तो मैं मानूंगा कि प्रॉब्लम है। तो फिर उसका सॉल्यूशन भी 1 सेकंड में तो क्या चेंज कर दीजिए, नौकरी चेंज कर लो। अगर आपको सच में ऐसा लगता है। एक उदाहरण दिया जाता है सर, मुझे बड़ा पसंद है कि कोई एक साहब थे, बोले यार इसमें सोफे में ना कील है, वो चुभ रही है। तो वो बोले नहीं चुभ रही। तो बोले चुभ रही, बोले नहीं चुभ रही, बोले चुभ रही। अरे मैंने कहा चुभ रही होती तो उछल के वहाँ मिलता है, नहीं चुभ रही। अगर आपको सच में पता होता ना कि आप 50,000 के आदमी और सैलरी 20,000 मिल रही है, तो आप नौकरी बदल चुके होते, आप कंपनी बदल चुके होते। सच में आपको भी पता है कि ये 20 की मिल गई, यही भगवान के बड़े एहसान है। नहीं तो जो मेरे कर्म है ना, जैसी मैं मेहनत करता हूँ, जैसे मैं टाइम पे ऑफिस लेट पहुँचता हूँ और 15 मिनट पहले निकल जाता हूँ और प्रेजेंटेशन आज की 15 दिन बाद देता हूँ, आपको भी पता है कि नहीं भाई मैं। और जिसको मालूम है सर, आप मुझे एक आदमी ढूंढ के बता दीजिएगा, एक आदमी जिसको मालूम है मैं 50,000 का हूँ, तो फिर डेयरिंग दिखाइए ना, हिम्मत दिखाइए ना, हौसला। भाई मैं 50,000 का हूँ, कहीं भी मिल जाएगी मुझे 50,000 तो की। सवाल ये कील का ही है, कील का है सर, कि जहां भी कील चुभ रही है, अगर चुभ रही है तो बदल लो। एक्चुअली सर विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मेरा बस लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर। हाँ, अगर आप जेन्युइनली, मेरा एक टॉपिक है सर, उसको यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कितना कनेक्ट हो पाएगा, पर एक कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत पसंदीदा टॉपिक है। मैं परेशानियों के ऊपर मैंने एक टूल दिया है सर, उस टूल का नाम मैंने दिया है कि जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो उसे एक टूल पर आप मेजर कर लीजिए, उस स्केल पर नाप लीजिए। उसका नाम है सर IRS। अब ये क्या है? आई मतलब इमेजिनरी प्रॉब्लम, कि कहीं वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कल्पना तो नहीं है, क्या पता वो समस्या हो ही ना, कल्पना हो आपकी। बोले जी कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन देता हूं सर। जिस प्रॉब्लम को बोलते समय आपको लगता है या सोचता हूं शब्द का प्रयोग करना पड़े, समझ जाइए वो आपकी काल्पनिक समस्या है। मुझे लगता है दुनिया मुझसे चिढ़ती है, तो इसका मतलब भाई साहब आपको लग ही रहा है।
दुनिया चिढ़ रही होती तो आप कहते दुनिया मुझसे चिढ़ती है, आपको लगता नहीं। फिर ऐसा थोड़ी होता है मुझे लगता है कि आज गर्मी है, नहीं भाई साहब, गर्मी है, गर्मी है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि मुझे लगता है आज गर्मी है? आप सीधा बोलोगे आज गर्मी है सर। और अगर ठंड बोलनी हो तो आप ये थोड़ी बोलेगे मुझे लगता है ठंड, आप ये बोलेगे ठंड है सर, तो लगेगी थोड़ी, वो पता चल जाएगी कि है। तो पहले ही आइडेंटिफाई, मुझे लगता है मैं गलत जॉब में हूँ। अगर सच में गलत जॉब में होते तो आप चेंज कर चुके होते। इसका मतलब आपको लग रहा है, मुझे लगता है बॉस मेरे खिलाफ है। अगर लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, तो समझ लीजिए ये आपकी कपोल कल्पना है, इमेजिनेशन है। आर क्या है सर? आर मतलब रियलिटी, वास्तविकता। मैं कहता हूँ चेक कीजिए आपकी समस्या सच में समस्या है भी। आर मतलब रियलिटी, रियलिटी मतलब सच्चाई। एक बच्चा मेरे पास आया, सर मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताओ बेटा क्या है? बोले सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे पापा जी नहीं है। मैंने कहा बेटा मुझे इस बात का दुख बहुत है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब इसका आप कुछ कर नहीं सकते। आपको यूपी पुलिस में जाना है, आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, हाइट कम है आपकी। अब आप कह रहे सर मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है पर हाइट कम है। बेटा ये तो रियलिटी है, ये समस्या कैसे हो सकती है? और IRS, एस क्या है सर? समस्या, एक्चुअल समस्या। अब एक्चुअल समस्या कैसे बताएं सुरेश सर? अगर मैं आपको एक टूल दिखाऊं, एक इक्विपमेंट दिखाऊं, एक यंत्र दिखाऊं, बिल्कुल ताले जैसा, बिल्कुल लॉक, बिल्कुल ताले जैसा, पर उसमें चाबी लगाने की जगह ना बना रखी हो, वो स्पेस ना दे रखा हो चाबी लगाने का, तो क्या आप उसे ताला बोलेंगे? ना। वो दिखने में जो का तो बिल्कुल ताला है, शेप बिल्कुल ताले जैसी है, पर उसमें चाबी लगाने की जगह नहीं छोड़ रखी, क्या आप उसे ताला बोलेंगे? ना। मैं कहता हूं समस्या होने का हक केवल उस सिचुएशन को है जिसमें हल नाम की चाबी लग सकती हो, सॉल्यूशन नाम की चाबी लग सकती हो। और अगर उसमें चाबी लगाने की, सॉल्यूशन नाम की जगह ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम भी नहीं है। बहुत बढ़िया। वो या तो सर इमेजिनेशन है और या रियलिटी है, और अगर सॉल्यूशन नाम की जगह है तो फिर वो समस्या है। तो सर अब इसका टूल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका IRS, एक ऑफिसर होते हैं सर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, एक जॉब होती है। तो मैंने कहा यार छोटे ऑफिसर की समस्या का सॉल्यूशन किस पे मिलेगा? बड़े पे। तो मैंने सॉल्यूशन क्या दिया है? IAS। बोले जी मतलब आई के सामने आई, इमेजिनरी, पता करो इमेजिनरी समस्या है क्या? यस सर, इग्नोर इट, इग्नोर करिए, इसका अलग और कोई रास्ता ही नहीं है। आर रियलिटी, सच्ची बात है, पापा जी नहीं है, हाइट कम है। IA एक्सेप्ट इट, कर लीजिए स्वीकार कि नहीं भाई मेरी हाइट कम है, कर लीजिए स्वीकार मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था, कर लीजिए स्वीकार कि मुझ पे इंग्लिश नहीं आती, कर लीजिए स्वीकार कि मेरी पढ़ाई वैसी नहीं है, कर लीजिए स्वीकार, एक्सेप्ट इट। और अगर वो सच में समस्या है, समस्या है, IAS, सॉल्व इट। वे कितनी बढ़िया बात इन्होंने बताई। अगर आपको सीखने को मिल रहा है और बहुत वैल्यूएबल लेसन है, ज़िंदगी में जल्दी नहीं मिलता, तो कमेंट में लिखिए लर्निंग। हाँ जी, ये समस्या का सॉल्यूशन है सर। हाँ। तो फिर आपके पास समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सिंपल से तरीके हैं सर। मैं अभी तक हाँ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए सर। एक आप, क्योंकि आपका तजुर्बा, जो आपने एक वर्ड यूज करते हैं तजुर्बा, और मुझे बहुत पसंद है सर वो लाइन, वो बात, वो शब्द। कुछ चीज़ें हमें सर स्वीकार कर लेनी चाहिए। तजुर्बा पे शेयर हो जाए। यूं ही आपको ही समर्पित है। आप हालांकि बुजुर्ग नहीं है सर, पर मुझसे बड़े हैं, तो आपके लिए समर्पित है। चलिए तजुर्बा पर कि यूं ही नहीं चल के ये तरके सुखन आया है, कुछ सीखना है तो देखिए आपको क्या तरीका होना चाहिए। तरके सुखन मतलब बोलने का अंदाज। हाँ। यूं ही नहीं चल के ये तरके सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बड़ों के तब ये हुनर आया है। वाह वाह। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो सर आपको लर्निंग माइंडसेट तो ओपन रहना पड़ेगा सर। एक तजुर्बा मैं भी सुना दूं सर। अरे सर आनंद आ जाएगा। जावेद साहब की है चार लाइनें कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुराई होगा, बुरा होगा। लोग एफर्ट ही नहीं करते, क्यों फंस जाएगा इमेजिनरी। आपने इतना प्यारा टॉपिक मुझे याद दिला दिया सर मेरा। मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, तो क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुराई होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा। क्या बात है सर। हाँ, दो चीजें यहाँ मैं जोड़ता हूँ सर। हाँ, अगर आप अलाउ करें। आप पहला पॉइंट आता हूँ इस पे, ये क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो मतलब बुरा ही होगा। ऐसे लोगों को मैंने नाम दिया सर तो वाले प्राणी। अच्छा, तो हाँ। आपने देखे कुछ लोग जिनकी जिंदगी में हर लाइन के, इनसे बोलो कि अच्छा यार तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर लो, सर फेल हो गए तो
हाँ। आप इनसे बोलो अच्छा तुम इंटरव्यू देने चले जाओ, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इनसे बोलो अच्छा तुम बोलो सर मैं अटक गया तो ऐसे लोगों से शादी कर लो, डाइवोर्स हो गया तो सुरेश सर, ऐसे लोगों से मैं ये बोलता हूँ कि जो हर लाइन में तो लगाता ना, सर मैं फेल हो गया तो, चोट लग गई तो, अटक गया तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ऐसे लोगों से मैं बोलता हूँ भाई रात को तुम सोए और सुबह उठे ही नहीं तो घर से निकले और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो ये अभी छत गिर गई तो सर मर गए। आपने किसी को मरे पीछे रोते हुए देखा क्या? और यार मैं तो मर गया। अरे मर गए तो यार बात खत्म हो गई। आपको डर इस बात का है कि मर गए तो। मेरा सवाल है जब तक जिंदे हो तब तक क्या कर रहे हो? फिर राहत इंदौरी साहब का शेर लेता हूं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? बैठिए ना घर। हाँ। अभी आपने शुरुआत में बात की थी बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर की। मैं आपके टॉपिक पे आऊँ, टर्म पे आऊँ, मैं ये कहता हूँ कि सर आप कुछ भी करो, आप बिजनेस करो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, आप, मैं किसी चीज़ को गलत, मैं नौकरी को भी गलत नहीं, ये तो सर मैं इसके भी मतलब सहमत नहीं हूँ कि नौकरी बुरी चीज़ है, पर मैं ये कहता हूँ बस एक बात पता कर लो कि आप जिस फील्ड में भी हो कहीं झोला छाप तो नहीं हो। मतलब झोला छाप क्या होता है? एक वर्ड होता है सर झोला छाप, डॉक्टर, हाँ, उसको पुलिस पकड़ी भी जाती है, उस पर रेड भी लगते हैं, उस पर सजा भी होती है। मैं पूछता हूँ क्यों दी गई उसे सजा? क्या गलत काम कर रहा था वो? क्या दे रहा था सर लोगों को वो? दवाई। तो दवाई देना अपराध है क्या? उसका अपराध ही है नहीं। अब अगर वो ये कहने लगे जी काम तो सही है, नहीं भाई साहब, काम बेशक सही है पर आप उस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। काम थोड़ी गलत होता है सर। मैं कई बार सोचता हूं अगर वो झोला छाप डॉक्टर ये तर्क देने लगे कि भाई मैं गलत तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो दवाई तो दे रहा हूं, तो क्या हम उसे छोड़ दें? नहीं भाई, आप काम गलत नहीं कर रहे पर आप इस काम के लिए आदमी गलत हो। तो झोला छाप मैं उसे बोलता हूं जो बिजनेस कर रहा है पर बिजनेस के लिए बना नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना नहीं है, और नौकरी भी कर रहा है पर नौकरी के लिए नहीं बना हुआ वो। तो आपको, और अगर आप वो कर रहे हैं जिसके लिए आप बने तो आप बिल्कुल सुखी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और गारंटी दे रहा हूं सर तरक्की भी करेंगे। सही बात है। कई बार हम तरक्की के नाम पे क्या बोलते हैं, नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ जाओ। मैं अभी एक पढ़ रहा था, एक जनाब की सैलरी है 17,000 करोड़। मैं कमा के दिखा था कोई बिजनेस वाला। हाँ। मुद्दा बिजनेस या जॉब नहीं है सर, मुद्दा ये है आर यू मेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, आप उसके लिए बने हो या नहीं। आपको, हमारे समाज में जो एक चैलेंज आ रहा है सर, वो आ रहा है, एक आदमी आता है और एक्सप्लेन करता है, यार एक जूता है भाई, दुनिया का नंबर 1 जूता, इतना मुलायम कि ऐसा लगता है कितना खूबसूरत जूता, फलाने लेदर का बना हुआ है, उससे कंफर्टेबल जूता ही नहीं है धरती पे, ये नहीं है। मैं कहता हूँ सब ठीक है पर भाई साहब कितने नंबर का है? मेरा पाँव तो 8 नंबर का है, जूता 7 नंबर का। सवाल तो ये है, अब 7 नंबर के जूते की क्वालिटी दुनिया की नंबर 1 भी हो, 7 नंबर के जूते का लेदर दुनिया का नंबर 1 भी हो, भाई मुझे तो परेशान तब भी करेगा, हाँ, काटेगा। तो सवाल ये है आप अपना नंबर मैच कीजिए। सवाल ये नहीं नौकरी बढ़िया, बिजनेस बढ़िया, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़िया, सवाल ये आपके साइज का है क्या, आप मैच कर पा रहे हो क्या उससे? तो मैं झोला छाप उनको बोलता हूँ जो वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो नहीं बने हुए हैं। अब जिस बात में मैं आ रहा था, आपने एक अनुभव वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया था सर, कि तजुर्बा जो शब्द है, मैंने अनुभव के लिए, मेरा एक लीडरशिप पे एक सेशन होता है कॉर्पोरेट में, जब सेशन लेता हूँ मैं, मुझे सौभाग्य मिलता है सर ईश्वर की कृपा से, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन इंडियन पुलिस को भी ट्रेन करने का मुझे मौका मिलता है, डॉक्टर्स को ट्रेन करने का मौका मिलता है। तो जब मैं कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ तो मेरा एक टॉपिक होता है कि आप पुराने हैं या अनुभवी हैं। तो बोलते हैं मतलब एक्चुअली हर पुराना आदमी अपने को अनुभवी बोल रहा है। हाँ। हमारे मेरे एक मित्र हैं शशि भूषण शर्मा जी, वो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते हैं। उनसे एक व्यक्ति आया इंटरव्यू देने के लिए, बोला सर मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। उनका जवाब सुनिए, बोले किस चीज़ का, काम करने का या काम से बचने का? बोले जी मतलब एक्सपीरियंस है। बोले यार 8 साल में तूने ये भी तो सीखा होगा झूठ कैसे बोला जाता है, 8 साल में ये भी तो सीखा होगा फरलो कैसे मारी जाती है, 8 साल में ये भी तो सीखा होगा घर बैठ के कैसे बताया जाता है जी मैं फील्ड में हूँ। बोले सवाल ये नहीं आप 8 साल पुराने हैं, अनुभवी हैं या नहीं हैं, उस प्रोसेस से गुजरे हैं या नहीं। और अगर आप प्रोसेस से ही नहीं गुजरे, एक उदाहरण देता हूँ सर, मान लो मैं भी टीचर हूँ और कोई और भी टीचर है, और हम दोनों को 10 साल हो गए टीचिंग में, और मैंने आज तक केवल 100 घंटे पढ़ाया है और 1000 बच्चों को पढ़ाया है, और इस व्यक्ति ने 1000 घंटे पढ़ाया और 10,000 बच्चों को पढ़ाया है। तो मैं सेम टाइम पीरियड में, सेम 10 साल में, ये मुझसे 100 गुना ज़्यादा अनुभवी हैं। तो अपने आप से ये भी तो पूछिए कि आप अनुभवी हैं भी सच में या नहीं है, या पुराने ही है केवल। और पुराने हैं तो सर पुरानी चीज़ की कीमत घटती है, बढ़ती नहीं है कभी भी।
सेकंड हैंड गाड़ी के रेट कम होंगे, सेकंड हैंड मोबाइल सस्ता बिकेगा, जो अनुभवी होता जाएगा उसके रेट बढ़ते चले जाएंगे, एंटीक हो जाएगा, एंटीक हो जाएगा। जितना पुराना होगा कीमत बढ़ेगी। तो मुद्दा ये है कि आप अनुभवी हुए भी या नहीं। और मैं अनुभव शब्द को, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है सर। मैं अनुभव को ए न नहीं लिखता, अना लिखता हूँ, अना। तो मैं लिखता हूँ अनुभवा, भवा माने होना, अनु माने परमाणु। अगर आप सच में अनुभवी हैं तो आप परमाणु बन चुके होंगे। आप में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतना जोश आ चुका होगा, इतनी अकल, इतनी बुद्धि आ गई होगी कि अब दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पर अफसोस 90% लोग जो अपने आप को अनुभवी कह रहे हैं वो एक्चुअली पुराने हैं। इवन चलते टॉपिक पे आपने शुरू में कहा था, उससे कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ये भी चुनौती के साथ कहता हूँ सर, 90% लोग जो अपने आप को फेलियर कह रहे हैं, नाकामयाब कह रहे हैं, निठल्ले हैं वो। मैं दोनों में अंतर बताता हूँ सर। मैं गारंटी, चुनौती देता हूँ सुरेश सर, पॉडकास्ट पे चुनौती दे रहा हूँ। आप मुझे एक सच में फेलियर व्यक्ति ढूंढने ना, जो सच में फेल हुआ हो और जिंदगी पूरे होते होते वो कामयाब ना हुआ हो। आप एक इंसान ढूंढ के नहीं ला पाएंगे जो सच में फेल हुआ है। सच में कलाम साहब एयरफोर्स में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, फेल हो गए। फिर वो भारत के राष्ट्रपति बने और साइंटिस्ट बने। वो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हुए, पर जिंदगी में फेल नहीं हुए। अमिताभ बच्चन साहब रेडियो जॉकी बनने के लिए कलकत्ता इंटरव्यू देने गए थे, उस इंटरव्यू में फेल हो गए। तो बच्चन साहब इंटरव्यू में फेल हुए, जिंदगी में फेल नहीं हुए। अनिल कपूर साहब इंजीनियरिंग में थे, सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए, जिंदगी में क्रिकेट के भगवान बने। महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल में फेल हो गए, तो क्रिकेट के दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान बने, सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बने। आपको मैं तमाम ऐसे उदाहरण, भाई तमाम जो आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं वो सारे के सारे खान सर के आईएएस बन गए क्या? विकास दिव्य कीर्ति जी आईएएस बन गए क्या? हालांकि उन्होंने कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया हो, पर वो बन गए क्या? मैं ये कहता हूँ सर, अगर किसी बच्चे ने 5 साल ढंग में यूपीएससी की तैयारी कर ली और वो आईएएस बनने में फेल हो गया, तो भी जिंदगी में कामयाब बन गए। खान सर बन जाएगा, या विकास दिव्य कीर्ति सर बन जाएगा, या अलग पांडे जी बन जाएगा, या अंकित भाटी साहब। अंकित भाटी साहब तो ऑलरेडी एग्जाम में भी पास थे। अंकित भाटी सर RWA एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, आज 2 करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो वहां तक पहुंचे कैसे? जो सच में फेल हुआ है, वो गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूं सर। का मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यार फेलियर को बदनाम मत करिए। नाकामयाबी तो कमाल की चीज़ है। अगर आपने सच में नाकामयाबी हासिल, 90% लोग अपने निठल्लेपन को कामयाबी का नाम देकर अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए एक आदमी ढूंढ के लाइए जो बिजनेस में नाकामयाब हुआ हो। अगर वो 4 में कामयाब सबसे बड़ा उदाहरण आप बैठे हैं। आप IPO लेकर आए थे सर, आज से कितने साल पहले लेकर आए थे सर? 1995 में धड़ाम। उसके बाद क्या हुआ सर? आप गिरे, वापस कहाँ खड़े हैं आज? आज आप इतना बड़ा, मैं कहता हूँ, मैं आप तो दुनिया की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ मैं। आप सच में फेल हुए क्या? मैं लिख के दे सकता हूँ, हो ही नहीं सकता आदमी। मैं लिख के, और मैं चुनौती दे रहा हूँ, अपने आसपास भी देख लीजिएगा जो सुन रहे हैं, इनके पास भी 10 उदाहरण होंगे। एक ने भट्टा लगाया था, चला नहीं, फिर उसने क्या करा, स्कूल खोल लिया, चला नहीं, फिर भी आज वो उस गाँव का सबसे अगर उसने सच में मेहनत की होगी। अब ये आप पैसा मिल गया, कहीं लगा दिया, प्रोसेस से गुजरे नहीं, फेल हो गए, फिर कह रहे हो जी हम तो फेल हो गए। उसे फेल होना नहीं बोलते सर, पावर ऑफ प्रोसेस। चलिए, प्रोसेस 2-3 बार शब्द मैंने यूज किया, तो सर मेरा फेवरेट टॉपिक है पावर ऑफ प्रोसेस। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट, मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था, सर कामयाबी का कोई शॉर्टकट है क्या? कामयाबी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती क्या? मैंने कहा दोस्त, पहली बात तो मिल नहीं सकती, पर मैंने कहा मेरे भाई अगर मिल भी रही हो ना तो ले मत लेना, वरना सारी ज़िंदगी परेशान रहोगे। बोला जी मतलब? पहले एक किस्सा सुना देता हूँ, फिर प्रोसेस की पावर सुनाता हूँ। ये जो बाई चांस की मिली हुई सक्सेस होती है ना, विदाउट प्रोसेस की, इसे सर मैं बोझ मानता हूँ। ये मतलब इतना परेशान कर देते हैं, इसे ढोना भारी पड़ जाता है आदमी को। एक साहब थे, उनका कोई जो रिश्तेदार उस कंपनी में सीनियर पोजीशन पे थे, तो उन साहब को मैनेजर बना दिया गया। आता जाता तो कुछ था नहीं। अब जब आप बिना प्रोसेस और बिना स्किल्स और बिना डिजर्व करते हुए कुछ बनते हैं, तो आपको 24 घंटा शो करना पड़ता है, आपको हर वक्त दिखानी पड़ती है। आप कभी देखिएगा जिनको मुआवजे का पैसा मिलता है वो 3-4 अंगूठी पहनते हैं हाथ में, क्योंकि उन्हें ये बताना पड़ता है ना पैसा है हमारे पास। वो फॉर्च्यूनर की गाड़ी की चाबी यहाँ लगाते हैं, वो अंदर नहीं रखते जेब में, वो यहाँ लटका के रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी बतानी है ना फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा हूँ, उन्हें ये भी बताना है अंगूठी लेके। उनकी चेन ना शर्ट के बाहर होती है। अब सारी ज़िंदगी उनके पास जो पैसा आया है, मैं मुआवजा गलत नहीं मानता, ये भी बता दूं सर, अगर किसी को मुआवजा मिला है तो उसके पुरखों ने वो ज़मीन बचा के रखी थी, तब मुआवजा मिला है, फोकट का नहीं मिल गया, फ्री का नहीं मिल गया। पर उस मुआवजे का क्या करते हैं, मेरा पॉइंट तो ये है,
तो उन्हें ज़बरदस्ती दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे पास पैसा है। जो एक्चुअल में प्रोसेस से पैसा कमाता है, आप कभी देखिएगा, वो धीरू भाई अंबानी घूमते रहते हैं, अनिल मुकेश अंबानी बाहर शर्ट लेके। मैं तो ये भी कहता हूँ शानदार पहनो, शानदार रहो, पर वो दिखावा की ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती उनको। मेरा जो पॉइंट था, तो एक साहब को मैनेजर बना दिया गया, प्रोसेस से गुजरे नहीं थे, कामयाब हुए नहीं थे। तो अचानक एक दिन किसी ने नॉक किया, लैंडलाइन चलते थे उस समय, तो अब नॉक किया तो उन्हें तो ये भी दिखाना, भाई मैं बड़ा महत्वपूर्ण आदमी, बड़ा। उसने दरवाज़ा खोला, मैं कम इन सर। अब वो दरवाज़ा खोल के खड़ा, भाई साहब ने तभी फ़ोन लगा लिया कान से, हाँ जी ठीक है जी, हाँ आपका माल पहुंच जाएगा जी, आपका ऑर्डर हो जाएगा, हाँ 3 करोड़ का में, ठीक है जी ऑर्डर हो जाए। हाँ एक्चुअली परसों नहीं आया था ना, मैं वहाँ 2 प्लॉट ले लिया था ना नोएडा में, प्लॉट, हाँ प्लॉट, हाँ गाड़ी भी ले लिए। 5, 10, 15 मिनट हो गए, अब लैंडलाइन पे फ़ोन पे लगे पड़े हैं। वो बेचारा वहाँ दरवाजे पे खड़ा, इन्हें ये भी तो बताना मैं बहुत बिजी आदमी, मैं तो मैनेजर बिना प्रोसेस के बने ना। बोले जी हाँ तुम्हारे लड़के के भी जॉब लगवा देंगे, ये हो जाएगा, ओके। 15 मिनट वो बेचारा खड़ा रहा। 15 मिनट बाद ये फ़ोन रख के बोले, हाँ भाई बताओ क्या काम है। बोले जी मैं BSNL से आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो इस लैंडलाइन को ठीक कर दूँ जो आप 15 मिनट से बात कर रहे थे। बोले जी ये ख़राब पड़ा। आपकी सारी ज़िंदगी ये बताने में लग जाएगी, सारी ज़िंदगी की मैं वो प्रोसेस से बनी है ना। प्रोसेस वालों को बताना थोड़ी पड़ता है। अब पावर ऑफ प्रोसेस समझाता हूँ क्या होती है सर पावर ऑफ प्रोसेस। एक सिंपल एक उदाहरण देता हूँ सर। आप 2-4 नाम लूँगा उनके, अगर आप पहचानते हो तो बताइएगा मुझे आप। राहुल रॉय, हाँ अच्छा, कौन सी मूवी थी सर उनकी? उनकी मूवी आशिकी। अच्छा, बहुत। कुमार गौरव सर, उनकी भी मूवी थी, वो बड़ी शानदार, लव 86 शायद ऐसी मूवी थी उनकी, बहुत शानदार थी। और सर भाग्यश्री, मैंने प्यार किया की जो हीरोइन थी, ठीक है सर, मैंने प्यार किया की। भूमिका चावला, एक जानते हैं तेरे नाम के हीरोइन थी सर। इन चारों में कुछ कॉमन ढूंढ पा रहे हैं क्या है? एक 2 मूवी बस। इनकी चारों की पहली फिल्म जो थी सर, सबसे बड़ी हिट थी। हिट भी नहीं थी, उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। तो क्या जी ये सुपरस्टार है, फ्लॉप स्टार है सर? है ही नहीं। मेरा सवाल, क्यों सर? जिनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, उन्हें तो सुपरस्टार बन जाना चाहिए था, फ्लॉप कैसे हो गए? दरअसल सर इन्होंने कामयाबी का हाथ नहीं पकड़ा था, तुक्के से बाई चांस कामयाबी ने इनका हाथ पकड़ लिया था, और जब कामयाबी का मूड खराब हुआ, मन किया, हाथ छोड़ दिया। दे डिड नॉट गो थ्रू आ प्रोसेस। अमिताभ बच्चन साहब प्रोसेस से स्टार बने थे, तो दिवालिया हो गए तो वापस से स्टार बन गए। जो प्रोसेस से बनेगा सर, उसकी स्किल्स थोड़ी बन जाएंगी कहीं, उसका वो एक्सपीरियंस थोड़ी कहीं चला जाएगा। सारा खेल प्रोसेस का है सर। 2007 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं उसे भारत के संदर्भ में समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंट ये था कि सुबह 9 बजे 4 भिखारियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए सर। 4 साल बाद उन पे निगाह रखी गई। 4 साल बाद वो चारों भिखारी वापस से भिखारी हो गए सर। अब एक्सपेरिमेंट ये रिसर्च है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके पास तो सबसे ज़्यादा सवाल क्या आते हैं सर, कि कैपिटल अमाउंट नहीं है जी, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, यानी किसी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो वो 100 करोड़ बना दे। बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है, थ्योरी क्या की जाती है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पहला 1 करोड़ बनाना, उसके बाद 100 करोड़ आसान है, और जिनको 1 करोड़ मिल गए वो वापस भिखारी कैसे हो गए? रिसर्च चली। तो रिसर्च में जो सामने आया उसे इंडिया के संदर्भ में समझाता हूँ। धीरू भाई अंबानी जब 10, 15, 20 रुपये कमाते थे सर, तो ऐसा कहा जाता है तब भी वो 5 रुपये की चाय पीने बड़े होटल में जाते थे ताकि बड़े लोगों के बीच बैठ सकें। तो जब वो 5 रुपये की चाय पी रहे थे, तो धीरू भाई अंबानी का सोच, उनका नज़रिया, उनका कम्युनिकेशन, उनका नेटवर्क 5 रुपये वाला था। फिर धीरू भाई अंबानी क्योंकि वहाँ बैठ रहे थे तो उसकी वजह से 10 से 100 पर आ गए। तो अब उनका नेटवर्क, उनका कम्युनिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका नज़रिया भी कैसा हो गया सर? 100 रुपये वाला। फिर 100 से 10,000 पर आए तो उनका नेटवर्क भी 10,000 वाला हुआ। फिर 1 लाख पर आए, 10 लाख पर आए, 100 करोड़ पर आए, 1,000 करोड़ पर आए, 10,000 करोड़ पर आए। तो जब धीरू भाई अंबानी 10,000 करोड़ पर आए तो ये धीरू भाई अंबानी 10 रुपये वाले धीरू भाई अंबानी थे ही नहीं। इनका नज़रिया, इनका नेटवर्क, इनका एक्सपीरियंस, इनकी स्किल्स, इनका कम्युनिकेशन, इनके लोग कौन से थे? 10,000 करोड़ वाले। लेकिन वो जो चारों भिखारी थे वो सुबह 9 बजे क्या थे सर? भिखारी। और 9:01 पे क्या हो गए? करोड़पति भिखारी। है तो वो अभी भी भिखारी, उनका नेटवर्क भी भिखारियों वाला, उनकी बातचीत भी भिखारियों वाली, उनका माइंडसेट भी भिखारियों वाला, उनका थॉट प्रोसेस भी भिखारियों वाला, तो वापस भिखारी हो गए। मैं जब स्कूल में था सर तो मेरे टीचर ने एक सवाल पूछा, पावर ऑफ प्रोसेस समझाता हूँ, कि अमर क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ।
बोले ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कल तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा तो तुम करोड़पति बन जाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं सर, फिर तो मैं करोड़ बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। बोले यार ये क्या होता है, करोड़ बॉयफ्रेंड क्या होता है? मैंने कहा सर देखिए, किसी का पति या पत्नी बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले लड़के वाले देखने आते हैं, फिर लड़की वाले देखने आते हैं, फिर दोनों को समझ में आता है तो रिश्तेदार आते हैं, फिर उनकी कोई रोकना बोलते हैं, उसको रोकना होता है, फिर सगाई होती है, फिर लगन होती है, फिर शादी होती है, फेरे पड़ते हैं, तब जाके वो एक दूसरे के पति या पत्नी बनते हैं। और इतने प्रोसेस से गुजर कर बने हुए पति पत्नी अगर एक दूसरे को छोड़ना चाहें तो फिर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले घर वाले समझाएंगे, फिर पड़ोसी समझाएंगे, फिर रिश्तेदार समझाएंगे, फिर पंचायत होगी, फिर कोर्ट के केस कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट कहेगा 6 महीने साथ रह के देखो। मैंने कहा इतने प्रोसेस से एक दूसरे को पति पत्नी बनना है तो छोड़ने में भी पूरा प्रोसेस ही लगेगा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को एक दूसरे को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एक डायलॉग मारना है, नी हो पा रिया, उसके बाद गाना गाना, तू अपने घर में, अपने ब्रेकअप कर लिया, मैं अपने घर। मैंने कहा अगर सर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए तो मैं करोड़पति बनूंगा, और मुझे 1 करोड़ मिले तो मैं करोड़ बॉयफ्रेंड बनूंगा। 90% लोग करोड़ बॉयफ्रेंड है सर, करोड़ गर्लफ्रेंड हैं। वो जो सक्सेस है वो मिल गई, और वो किस दिन ब्रेकअप कर लेगी, एक मैसेज टाइप होगा, सुबह उठ के मैसेज ही मिलेगा, नहीं हो पा रही, धन्यवाद। मेरा पॉइंट ये है कि वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। वो स्किल्स कहाँ हैं सर? एक टर्म होती है जो आपने पूछा था ना, मैं 20,000 से 50,000 पर जाऊँ कैसे? अपग्रेड योरसेल्फ। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आपको एक्चुअली मैंने कहा ना, उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। काम आपको इस 20,000 पे नहीं करना, काम आपको अपने आप पर करना है। सेल्स में ग्रोथ माइंडसेट पर वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जो मैं कॉर्पोरेट्स में लेता हूं, उसका नाम है सर, यू आर द प्रोडक्ट। मैं लोगों को बोलता हूं यू आर द प्रोडक्ट। पतंजलि का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन है सर? रामदेव, बाबा रामदेव। आटा थोड़ी उनका प्रोडक्ट। टाटा, रतन टाटा के सबसे बड़े प्रोडक्ट आज भी, इवन आफ्टर डेथ, रतन टाटा है सर। जो वो वैल्यू, जो वो ट्रस्ट जो डेवलप करके गए हैं ना, जब आप टाटा का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको सेकंड टाइम सोचना नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट, मैं कहता हूं यू, आपके बिजनेस के सबसे बड़े प्रोडक्ट तो आप हैं। तो आप खुद पे तो काम करिए, अपग्रेड योरसेल्फ। हाउ टू अपग्रेड योरसेल्फ, वो पहले अपग्रेड का बताता हूँ, फिर हाउ टू पे आऊंगा। देखिए मैं दोनों चीजें बात करूंगा सर, प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन। मैं पॉडकास्ट में ये भी मानता हूं कि आप डायलॉग बाजी में सॉल्यूशन, प्रॉब्लम पे डायलॉग बाजी करके कि दुनिया नेगेटिव है, दुनिया ऐसी, और पॉडकास्ट खत्म कर दिया, तो ये तो पहले से भी मालूम था दुनिया ऐसी है। हमारे पॉडकास्ट के बाद दुनिया में अंतर क्या आया, वैल्यू क्या ऐड की हमने। तो प्रॉब्लम क्या है सर जो हम बात कर रहे हैं, अपग्रेड योरसेल्फ। वो हमने एक किस्सा सुना है कि आपने भी सुना होगा। वो एक बुजुर्ग थे, टोपियाँ बेचने का काम करते थे। वो एक दिन जंगल से गुजरे, टोपी बेचने गए, पेड़ के नीचे सो गए, नींद आ गई। तो बंदरों ने क्या किया सर, उनकी टोपी लेकर बंदर भाग गए। तो उन्होंने टोपी कैसे वापस ली थी? उन्होंने अपनी टोपी, उन्हें मालूम था बंदर नकलची होते हैं, उन्होंने टोपी उतार के फेंकी, बंदरों ने भी फेंक दी, वो टोपी इकट्ठी करके घर आ गए। सर उन्हीं बुजुर्ग के जो पोते हैं वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, मेरे पड़ोस में, वो भी टोपी बेचने का काम करते हैं। वो भी अभी 2-1 साल पहले की बात है, वो भी टोपी बेचने गए, वो भी पेड़ के नीचे सो गए, उन्हें भी नींद आ गई, बंदर उनकी भी टोपियाँ उठा कर ले गए। पर उनको अपने दादाजी की ट्रिक मालूम थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी उतार के फेंक दी। एक बंदर आया, उस टोपी को भी उठा के ले गए, बोला भाई कुछ तो नया कर लो, कब तक दादाजी वाली ट्रिक आजमाते रहोगे। बंदर अपग्रेड हो गए, बंदर। सवाल ये है कि आप अपग्रेड हो रहे हैं क्या अपने बिजनेस में? आप अपनी जॉब में अपग्रेड हो रहे हैं क्या? आप 20,000 के, मेरा तो सवाल जो कह रहा है जी 20,000 पे स्टक, मेरा सवाल है आपको 20,000 मिल क्यों रहे थे? क्योंकि आपको 20,000 का काम आता था। आप 30,000 के लायक बन के जाओ अपने HR के पास कि सर अब मेरे पास ये काम आ गया। अब डायलॉग बाजी क्या कर दो, अरे सर ऐसे कोई सुनता है क्या? तो दूसरे HR भी हैं, तीसरे HR भी हैं, चौथे HR भी हैं। डेयरिंग तो दिखानी पड़ेगी, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, हौसला तो दिखाना पड़ेगा। ग्रोथ तो सर, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, हौसला नहीं दिखा सकते, हिम्मत नहीं दिखा सकते, तो फिर आप ग्रोथ के बारे में सोचिएगा मत। और आपके पॉडकास्ट पे सर इतनी शानदार बात निकल गई। एक टॉपिक जो हम सबसे मिस कर दिया गया, ट्रेनिंग के नाम पे, लाइफ स्किल्स के नाम पे, मोटिवेशन के नाम पे, पिछले 20, 25, 30 सालों में 3 शब्दों पे बहुत काम किया गया है। ये मैं गिफ्ट के तौर पर दोस्तों, अगर आप सच में, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ सर जिनको सच में लगता है हम डिजर्विंग है, सच में। अगर आप सच में डिजर्विंग नहीं है तो मैं एक सलाह दूंगा कि जहां नौकरी मिल गई, जहां बिजनेस चल रहा है, चलाते रहना, हिलना डुलना मत बिल्कुल भी। बिल्कुल मत, सच में चले जाएंगे सर, मैं गारंटी देता हूँ, सच में चले जाएंगे। ये जो बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये काम किन का है सर?
वो एक फ्लाइट से एक साहब जा रहे थे। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जब कोई ऐसा उदाहरण दिया जाता है तो सुनने वालों को ये भी बता दूं कि जी तोता कैसे चला जाएगा फ्लाइट में, तो भाई साहब कहानियाँ उदाहरण जो होते हैं वो समझिएगा। एक फ़्लाइट थी सर, तो उसमें एक तोता भी जा रहा था। तो तोते ने एयर होस्टेस को देखा। ये बिजनेस बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, इवन जॉब में भी ग्रोथ करना, ये किन के काम है सर? थोड़ी सी हिम्मत चाहिए इनके लिए। मजे सबको लेने, समस्या क्या है वो बताता हूँ। तो उसने बैल बजाई तोते ने, एयर होस्टेस आई, बोली यस सर। तोता बोला बस वैसे ही। अब एयर होस्टेस को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो वापस चली गई। तोते ने फिर बैल बजाई, एयर होस्टेस फिर आई, जी सर। बोले वैसे ही। अब एयर होस्टेस का तो दिमाग खराब, पर करे क्या। अब वहाँ कोई हमारे जैसे भी साहब बैठे हुए थे, उसने कहा यार तोता मजे ले रहा है तो हम तो, अब इसने भी बैल बजा दी। एयर होस्टेस आई, बोले जी सर। बोले वैसे ही। अब एयर होस्टेस का दिमाग खराब, इसने तो पायलट को जाकर शिकायत कर दी। पायलट ने कहा दोनों को बाहर फेंक दो। अब जब दोनों को बाहर फेंक रहे थे तो तोते ने उस पास वाले से पूछा उड़ना आता है क्या? वो बोला नहीं। तो बोले फिर मजे क्यों ले रहा था? बोला था कि यार मजे लेने हैं तो पहले उड़ना सीख। आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको 20,000 से 2 लाख पे भी आना है, आपको गाड़ी भी लंबी चाहिए। उठूंगा नहीं वजह सो के, स्किल्स पे काम मैं करूंगा नहीं। कहीं बट रही है क्या? कामयाबी ऐसे मिलती तो सारी दुनिया कामयाब नहीं हो जाती सर? क्यों मिले ऐसे कामयाबी? लोग कहते हैं सर कामयाब होना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा आसान क्यों बन जाए भैया? 90 मुझसे एक बार किसी ने शिकायत करी, सर दुनिया बड़ी मतलबी है। मैंने क्या हुआ? बोले सर दुनिया बहुत मतलबी। मैं हुआ क्या? अरे बोले सर दुनिया इतनी मतलबी है, उगते हुए सूरज को सलाम करती है, बहुत मतलब की दुनिया है। मैंने कहा तुझे कब समझ में आया ये बात कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है? अरे बोले सर हम तो 15-20 साल से जब से होश संभाला तब से जानते हैं। तो फिर मैंने कहा तू उगा क्यों नहीं? जब तुम्हें ये समझ में आ गया था कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, मेहनत करी क्यों नहीं? टैलेंट दिखाया क्यों नहीं? उगे क्यों नहीं? मतलब यू आर वेटिंग फॉर द डे, आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दुनिया डूबते सूरज को सलाम करने लगे। अजीब आदमी है। एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस हो या जॉब में तरक्की हो सर, सिंपल सा नियम है। पाँवों, दिल में जुनून, पाँवों में चक्कर बांध रखा हो, इस फील्ड में वो आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। जिसमें दम हो वो आइए। एक बड़ा, मैं हो सकता है उस शेर को मैं गलत भी पढ़ जाऊं, पर मुझे बड़ा पसंद है सर। हमारे एक सर ने मुझसे कहा था कि जो शिकायत वाली ज़िंदगी है ना सर, देखो एक बहुत, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन की कि मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, पहले ही बता रहा हूं, अगर किसी को करेक्ट आता हो तो मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुंतसिर हो तो बदल दोगे जमाना-ए आलम, और मुनसफिर हो तो फिर चिल्लाते क्यों हो। वो कहते बेटा अगर दम है ना तो तुम बदल दोगे दुनिया, और अगर दम नहीं है, उन्होंने एक लाइन कही थी कि बेटा या तो हाथी बनो। हमने आज तक नहीं सुना किसी ने हाथी को कुचल दिया हो। और तुम चींटी बनकर रोना रोते रहो कि हम कुचल दिए गए, हम कुचल दिए गए, कुचले ही जाएंगे। इसमें किसी का कोई गलत, मैं यूं देख देख के थोड़ी चलेगा कोई सर। अगर हम कम, मतलब वी आर नॉट परफॉर्मिंग, वी आर नॉट गिविंग द रिजल्ट्स। मैं एक कॉर्पोरेट में था सर, मुझसे मैंने कुछ दिन फार्मा में काम किया, दो आई डू नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। कम्युनिकेशन के आधार पे उन्होंने मुझे कनेक्ट कर लिया था साथ में। तो मेरे साथ मेरा एक कलीग गया हुआ था डॉक्टर साहब से मिलने, हम वेट कर रहे थे। देखो सर, या तो इस पॉडकास्ट के बाद शिकायत खत्म हो जाएगी लोगों की, वो संतुष्ट हो जाएंगे ना भाई जो मिल रहा है ठीक है, और वो या फिर वो हासिल वो कर लेंगे जो वो डिजर्व करते हैं। सच में दुखी नहीं रहेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। या तो मान लो कि भाई ठीक है जो मिल रहा है सही है। तो हम गए साहब, हम वेटिंग में बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब अंदर थे। तो ऐसे ही बात चल रही थी। तो जो मेरे कलीग थे वो बोले सर बॉस जो है हमारे सर जो है वो मुझे ही क्यों डांटते हैं, औरों में तो कुछ नहीं कहते, मुझ में ही कमियाँ निकालते हैं, मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा मेरे में ही कमी निकालते हैं, मेरे में ही कमियाँ दिखती हैं। तो ऐसे ही बैठे थे हम उसमें, तो ऊपर पंखा चल रहा था। तो मैंने कहा अच्छा यार ये बताओ ये पंखा साफ़ है या गंदा है? तो वो ऊपर देख के बोला सर ये तो साफ़ है पंखा। तो सर मैं उठा और मैंने वो पंखा स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। 20-30-40 सेकंड बाद जैसे पंखा धीमा 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 सा हुआ, और जैसे ही वो बंद होने वाला था वो ऊपर देख के बोला और सर इसमें तो बहुत धूल जम रही है, ये तो बहुत गंदा है। मैंने कहा पर थोड़ी देर पहले तो कह रहे तो ये साफ़ है। बोला सर तब तो ये चल रहा था। और वो फिर मेरी तरफ देख कर बोला मैं समझ गया सर।
मैंने कहा मेरे दोस्त, जब तक ये पंखा वो काम कर रहा है जिसके लिए ये लाया गया है, ये हवा देने का काम कर रहा है, ये चलने का काम कर रहा है, तब तक इसकी 100 गंदगी माफ़ है, तब तक इसकी गंदगी दिखाई नहीं देगी। अब ये बंद भी रहे और फिर ये भी कहे कि मेरी गंदगी मत देखो ना भाई, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप चलते हुए पंखे हैं या बंद पंखे हैं, अपने आप से पूछ लीजिए। इफ़ यू आर नॉट अ परफॉर्मर इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, तो कमियाँ देखी जाएंगी आप में। फिर आप ये रोना बंद कर दीजिए, और अगर आप चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया सैल्यूट करेगी, तो इसमें गलत क्या है। तो मेरा पॉइंट है सर। काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करेंगे, आप भी पढ़ेंगे कि जी बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, कहना आसान है लेकिन वाकई ज़िंदगी तो मुश्किल है। हाँ बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं आसान। एक्चुअली ज़िंदगी मुश्किल है, पर उनकी है जो ऐसे कमेंट करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, बिल्कुल है उनकी ज़िंदगी मुश्किल, वो गलत नहीं कह रहे हैं। उनकी मुश्किल सच में मुश्किल, ज़िंदगी मुश्किल ही है, क्योंकि जब भी उनको ऐसा सॉल्यूशन मिलता है तो वो ऐसा कमेंट लिखकर निकल लेते हैं। वो इस पर सोचना शुरू नहीं करते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोगों की समस्या क्या है सर, हम कीचड़ में खड़े होकर पैर धो रहे हैं। धोए जाओ सारी ज़िंदगी, धोए जाओ सारी ज़िंदगी। जब तक आप उससे बाहर निकल कर जिस दिमाग से समस्या पैदा हुई है, उस दिमाग से समस्या सॉल्व नहीं हो सकती सर। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ तो बदलाव करने लाएंगे। देखो, बदलाव शब्द को मैं खुद भी सर, मैं बदलाव शब्द को बदलाव लिखता हूं, मैं कभी बदलाव नहीं लिखता इस शब्द को। बदलाव, लाभ, अच्छा, प्रॉफिट, बदलाव। अब इसमें गौर करिए सर, लाभ बाद में आया है, लाभ तक पहुंचना है तो बद से गुजरना पड़ेगा। अब बद क्या है? चुनौतियां। बद क्या है? समस्याएं। बद क्या है? परेशानियां। बद क्या है? दिक्कतें। आपने पुरानी फिल्में देखी हैं, कहानियां सुनी हैं, वो एक गुफा में खजाना हुआ करता था, तो का खजाना क्या गेट पे रखा रहता था, दरवाजे पे? कहाँ होता था सर खजाना? बहुत तकलीफ से गुफा के अंदर। सांप। तो फिर दरवाजे पे क्या है? सांप, हाँ। बिच्छू, अजगर। तो मैं कहता हूँ यार, अगर इन चुनौती नाम के सांप बिच्छू अजगरों से, समस्या नाम के सांप बिच्छू अजगरों से लड़ने की हिम्मत है, तो मैं चुनौती देता हूँ, अंदर खजाना है, इस बात की गारंटी है। और इस बात की भी गारंटी है कि वो खजाना कभी गेट पे नहीं आएगा। ये भी लिखवा लीजिए उससे। तो पसीना बहा के ही निकलेगा सर, काम करके ही मिलेगा, मेहनत करने से। एक तो पिछले कुछ समय में एक नई खैर हम तो कोशिश कर रहे हैं सर, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, इन थॉट्स के माध्यम से, कि उन चीज़ों को बदलने की कोशिश है सर। हमारा तो एक प्रयास ये है कि जो 30-40 सालों में, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, और मैं हालांकि 3-4 पॉडकास्ट पर ये चर्चा कर चुका हूँ, पर क्योंकि आपका महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ नए लोगों तक ये बात पहुँचे। एक टर्म है सर, जो अभी आपने कहा था ना ऐसा कमेंट करेंगे, उसका भी रीज़न बताता हूँ। एक टर्म है सर, दैट इज कॉल्ड ट्रैपिंग। मैंने उसको नाम दिया ट्रैपिंग, और इस पर पिछले 3-4 महीने से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ सर। और मैंने उसमें 3-4 चीज़ें तो मैंने निकाली, और हो सके तो आप भी बताइएगा। और मैं ये कहता हूँ कि जानबूझकर हमें ऐसी चीज़ों के प्रति नेगेटिव किया गया है जिनसे मनुष्य के जीवन में बदलाव आ सकता था, तरक्की आ सकती थी, हैप्पीनेस आ सकती थी, जानबूझकर सर। और बहुत चालाकी के साथ, बहुत दिमाग लगाकर। 3-4 उनमें से एग्जाम्पल लेता हूँ सर। एक एग्जाम्पल है हैप्पीनेस को लेकर। आज इस समय का सबसे बड़ी समस्या ये है सर, हर आदमी तनाव में है, हर आदमी स्ट्रेस में है, हर आदमी टेंशन में। हंसते हुए चेहरे मिलते ही नहीं, मुस्कुराते लोग नहीं मिलेंगे। गौर करना सर, ये कैसे रोके गए? हमें हंसने से, मुस्कुराने से 2 उदाहरण दूंगा, समझिएगा कैसे रोका गया। पिछले 30-40 सालों में आप मुझे बताइए, 2 लोग हैं एक परिवार में, एक कंपनी में 2 लोग हैं, एक बड़ा शांत रहता है, गंभीर रहता है, चश्मा लगाए बैठा रहता है, चुप रहता है, किसी से बोलता नहीं, और एक दांत फाड़ता रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। दोनों में से किसको काम वाला माना जाएगा, जिम्मेदार माना जाएगा, और किसको कामचोर? जो सीरियस बैठा है उसको जिम्मेदार। हाँ। और दूसरे वाले को सर बेकार आदमी, कामचोर, अरे टाइम खराब करता है। बहुत चालाकी से हम लोगों के जहन में बात बैठाई गई है कि हंसोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे तो कामचोर और लापरवाह में गिनती होगी। चुप रहो, सीरियस रहो। इसलिए लोग आजकल इतना टेंशन, मैंने कहा था ना इतनी टेंशन है नहीं, पर जिम्मेदार भी तो दिखना है सबको। चुप रहो, टेंशन में रहो, ताकि लगे कंपनी इसी ने थाम रखी है, अगर ये नहीं होता तो कंपनी गिर पड़ती। आप ही बताओ, आप अपनी कंपनी में पहुँचो और 2 एम्प्लॉई हो, एक हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, बिल्कुल फ्रेश लग रहा हो, और दूसरा माथा पकड़ के बैठा हो, तो आपको क्या लगेगा? इसे चिंता है मेरे बाद कंपनी के,
ये देख कितने टेंशन में। और हंसता हुआ आदमी हमें क्या लगता है, हमने बहुत चालाकी के साथ हंसते हुए लोगों को फिजूल बता दिया, हमने बहुत चालाकी के साथ हंसते हुए लोगों को कामचोर बता दिया, लापरवाह बता दिया, और धीर गंभीर और तनावग्रस्त लोगों को जिम्मेदार बता दिया। तो हर आदमी अब तनाव में घूम रहा है। उसे सोचा यार तू इतनी कष्ट क्यों कर रहा है, सीधा तनाव ले, डायरेक्ट तनाव में ले रहे ताकि लोग तुझे सीरियस समझे, समझदार समझे। एक और उदाहरण बताता हूँ सर इसी पे, समझिएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बचपन से हमारे दिमाग में एक फितूर डाला गया है, टैपिंग बताता हूँ 3-4, हैप्पीनेस से हमें कैसे रोक। आज किसी भी देश और किसी भी समाज और किसी भी परिवार की समस्या पैसा नहीं है सर, उससे ज़्यादा है पैसे के बावजूद लोग तनाव में हैं, खुश नहीं हैं, और वो जड़ पर पहुँच ही नहीं रहे। हम उन समस्याओं की जड़ में उस पर नहीं जा रहे कि मुद्दा कहाँ है, जड़ कहाँ है। जड़ बताता हूँ कहाँ है। हैप्पीनेस से कैसे रोका गया हमें, हमारे दिमाग में ये बताया गया है कि कोई अच्छी हो, कुछ अच्छी चीज़ हो जाए आपके साथ, बढ़िया बात हो जाए, खुशखबरी हो, तो किसी को शेयर मत करना, बताना मत, वरना क्या लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। अब आप बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं सर, अभी जब मेरा और आपका इंटरव्यू चल रहा है, लगभग शायद अभी ख़त्म हुए। आप किसी भी ढंग के बच्चे से पूछ लेना पेपर कैसा गया। मैं चुनौती देता हूँ, जिसका 100 में से 100 नंबर का गया है वो मुंह लटका, और यार सर मेरे तो दो क्वेश्चन छूट गए यार मेरे, वो बताएगा ही नहीं मेरे 100 में से 100 गए हैं। हमें बहुत चालाकी से अपनी हैप्पीनेस को, हमारी अच्छाई को, हमारी खुशियों को शेयर करने से रोक दिया गया है, और ये बताया गया नज़र लग जाएगी। इसलिए किसी से पूछो और भाई क्या चल रहा है, मजे काट रहे हैं, टाइम को दे रहे हैं, दिनों को धक्का गुजर रही है, बस जैसी चल रही है। और मैंने कहा था, मैं एक चीज़ और दे के जा रहा हूँ सर आपके पॉडकास्ट पे। मैंने शुरू में कहा था कि ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों को उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। हम लोगों को यही नहीं मालूम एक चीज़ होती है सर, मंत्र। मंत्र की परिभाषा क्या है सर? मैं कम बुद्धि, जितनी मुझ में समझ है, मुझे कोई धार्मिक समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितनी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी समझ काम करती है, हमारे कथाओं में, भगवान के उदाहरणों में तो ये भी बताया गया है सर कि एक फालतू शब्द को भी अगर आप पकड़ लो पर उसे बार बार रिपीट करते रहो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सच में, मंत्र में। सर मंत्र की परिभाषा बताता हूँ मेरी नज़र में क्या है। किसी ने कहा आपसे कि भाई ये मंत्र पढ़ना, मान लो एक ओम नमः शिवाय, या ओम एक शब्द है, या ओम नमः शिवाय एक वो है, उसे मंत्र पढ़ना कितनी बार बोलने के लिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम इतनी बार तो बोलना? 1008 बार, 1008 बार, 108 बार, 51 बार। मेरा सवाल है सर, वो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? अगर वो मंत्र है तो सिर्फ एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? वो 108 बार में ही जाके मंत्र कैसे बना? वो 51 बार में ही मंत्र कैसे बना? वो 1008 में? एक्चुअली वो एक शब्द है जिसमें ताकत है, संभावना है, और जब उसे बार 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 रिपीट किया जाएगा तो अब शब्द किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंत्र में। और मैं ये कहता हूं सर, अगर कोई मंत्र एक बार सिद्ध हो गया तो फिर धरती की ताकत उसे सत्य होने से नहीं रोक सकती। जब आप दिन भर में 108 बार, 26 बार, 50 बार, 100 बार ये बोलते हो मैं तो बहुत परेशान हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे लोग बहुत बुरे हैं, तो ये शब्द आपके किस में कन्वर्ट हो जाए? मंत्र में। अब ये मंत्र में। और भगवान जी की एक ही जिम्मेदारी है कि हर मंत्र को सत्य सिद्ध करना है। अब अगर एक व्यक्ति ये बोल रहा है मेरी किस्मत खराब है, तो भगवान कहते हैं कि बेटा इसी को मंत्र बना के मानूंगा तेरी ज़िंदगी में, और उसकी किस्मत ही क्या हो जाएगी? खराब। तो जब ये कहते हैं मैं परेशान हूँ, तो हर आदमी इसलिए परेशान घूम रहा है कि उसने इन शब्दों को किस में कन्वर्ट कर लिया है? मंत्र में। और चालाकी से कैसे फंसाया गया हमें? हैप्पीनेस। मैं एक बहुत गंभीर विषय लाइटर नोट पे सुनाना चाहता हूँ। हर आदमी शादी के बाद इस कलेश में रहता है कि वाइफ लड़ती है, कलेश करती है घर में। 90% की तो शिकायत है, जबकि ये सच्चाई नहीं थी सर। ये भी हमने बोल बोल के ऐसा किया है। शादी के खूबसूरत रिश्ते को इतना मजाक बनाया गया है, इतना इसके बारे में। आप किसी आदमी से बोल लो, आपस में दोस्त क्या करते हैं, और भाई बर्तन धो लिए? आप मुझे अपनी पहचान, जान पहचान में एक आदमी ढूंढ के बताओ जो घर में बर्तन धो रहा है। आप अपनी जान पहचान में एक आदमी ढूंढ के बताओ जिसकी घरवाली उसको घर में पीट रही है। अभी जो किस्से चल रहे हैं वो छोड़ दीजिए, वो अब सत्य सिद्ध हुए हैं, वो भी बताऊंगा। अब जो किस्से चल रहे हैं ना, वो वीडियो आते हैं वाइफ पीट रही हैं, वो सच में ऐसे थे नहीं, वो ऐसे बने क्यों, वो भी बताता हूँ। आप पिछले 30-40 साल में शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते के बारे में कर ही क्या रहे हैं? मजाक, जोक और जोक भी कहते हैं कि भैया अब तो शादी होगी, अब देख रहे हैं इसकी जिंदगी तुझे पता चल जाएगी कितनी हो जाए, जोरू का गुलाम हो जाए, दुखी रहेगा। अब ये बोल बोल के हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? सत्य में सिद्ध कर लिया।
हम कहते हैं वाइफ कलेश करती है, मैं कहता हूँ मेरा सवाल है, क्यों ना करे? लड़की कलेश क्यों ना करे? मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं तो समाज से सवाल पूछ रहा हूँ। हमने अपनी बेटियों को 10-12 साल की उम्र से क्या सिखाया? एक लड़कियों के बारे में एक डायलॉग चलता है, हंसी तो फंसी। अब जरा सोचना सर गंभीरता से, आपने तो मार दिया ये डायलॉग, हमने तो समाज में मार दिया ये डायलॉग, इसको जरा गंभीरता से सोचो। 10 साल की बच्ची के दिमाग में बैठा दिया गया, अगर तू हंसेगी, रिश्तेदार आएंगे, कोई पड़ोसी आके बैठेगा, 4 लोग इकट्ठे होके बैठेंगे घर में, और तू हंसेगी तो तेरे कैरेक्टर पे उंगली उठेगी कि तू बदकार है या कैरेक्टरलेस है, हंसी बेशर्म है। हाँ, बेशर्म है, हंसी तो फंसी। तो 10 साल की उम्र से आपने लड़की को ये सिखाया, हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत। अरे तो शादी के बाद ये जो हंस नहीं रही बचपन से, तो कलेश ही करेगी, हंसेगी कैसे? क्यों हंसे? फिर ये ना हंसती हुई बच्ची, दुखी बच्ची जो कभी हंसी नहीं, जिसके दिमाग में बैठा रखा हंसना तो बुरी चीज है, तुम चाह रहे हो शादी के बाद तुम्हारे घर में आके हंसे? क्यों हंसेगी भाई? ये तो दुखी रहेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समझिए हमें बहुत एक्चुअली भारत देश की जो रीढ़ की हड्डी है सर, वो है रिश्ते, वो इकाई है परिवार और रिश्ते। पिछले 50-60 सालों में बड़ी चालाकी से इन पर चोट की गई है। हमें कमज़ोर कैसे करे कोई भी? भाई ये सिस्टम खत्म होगा तभी तो हम बाजारवाद की तरफ बढ़ेंगे। एक उदाहरण लास्ट दे के बताता हूँ सर। आपके पास बहुत क्वेरीज आती हैं, मैंने आपके तमाम वीडियो देखे, आपके बहुत वीडियो रील्स को सुना है। 90% क्वेरीज होती हैं जी सब कुछ है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, यानी आप ये मानते हैं कि हमारे लोगों में स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है, हिम्मत भी है, हौसला भी है, क्या नहीं है सर? पैसा। और इन्हें मालूम था अच्छी तरह कि अगर इन पर पैसा आ गया तो ये बड़ा बिजनेस कर जाएंगे, ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये कुछ बन जाएंगे। तो पैसा आने से कैसे रोका जाए? अब हमारे दिमाग में क्या फितूर बैठाया गया कि कभी भी रिश्तेदारों से और दोस्तों से पैसे मत मांगना। रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, कभी भी रिश्तेदार और दोस्तों से पैसा नहीं मांगना। इन्हें मालूम था, मैं तो ये कहता हूँ रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मांगूँ ना तो मुझे दुश्मन पैसे देगा। इन्हें ये मालूम था इनमें टैलेंट भी है, स्किल्स भी है, हौसला भी है, और अगर ये रिश्तेदार एक दूसरे की मदद करने लग गए तो ये लोग आपस में टीम बन जाएंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करके बड़े आदमी बन जाएंगे। और इन्होंने हमें करने ही नहीं दी। अब हर चौथी रील देखी, हर दूसरी रील देखी तो सही कभी गौर से, रिश्तों पे चोट है, हर दूसरी रील में रिश्तों पे चोट है। रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, एक दिन आएगा हम मुँह तोड़ जवाब दे देंगे। मैं तो एक विषय पे मैंने एक रील भी बनाई है, अभी बड़ी वायरल सी भी हुई। वो गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा चलती है वो रील, बुआ जी के ऊपर। बोले एक रील चलती है, अच्छा हम सोशल मीडिया जो है ना सर, मैं ये कहता हूँ कि एक कहावत सुनिए, बंदर के हाथ में अस्त्र आ जाना। 90% बंदरों के हाथ में एक नया अस्त्र आया है, सोशल मीडिया। हम गिद्ध हैं, मैं सबको कह रहा हूँ सर, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हालांकि ईश्वर की कृपा से कभी ऐसे काम करे नहीं, फिर भी क्योंकि हम अब एक बरादरी से जुड़ गए सोशल मीडिया से, हम गिद्ध हैं सर। अब ये केस हुआ मेरठ में, वो ड्रम वाला, उस पर ऐसे रील बनाई जा रही है जैसे कोई मजाक हुआ हो। कौन सा वाला? वो एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया, अच्छा, नीले ड्रम में। उस पर ऐसे रील बनाई जा रही। हर चीज़ हमारे लिए एक मजाक बन चुकी है। ह्यूमर समझ में नहीं आता, ये भी बता दूं मैं आपको, हम इतने मजाकिया भी नहीं हैं। आप कोई एग्जाम्पल ह्यूमर में दे दो, वो पल्ले नहीं पड़ेगा, मजाक हर चीज़ का बना लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और जिसको भी तोड़ना उसका मजाक बनाना शुरू कर दो आप पहले से, ये सिंपल सा नियम है। तो बुआ जी के ऊपर एक रील चलती है कि बेटा बोलता है कि मम्मी बोलते हैं बेटा वो घर तोड़वाना था, घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या? बेटा बोलता हाँ बुआ जी का है ना। मैं, और ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ ना। और हम क्या कहते हैं, जैन जी, नया युवा पीढ़ी जो है वो रिश्तों की कदर नहीं करता। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि नए वाले नहीं कर रहे या आप नहीं करने दे रहे उन्हें। जब आप ऐसी चीज उन्हें बताओ, भाई वो तो मोबाइल के दौर में पैदा हुए हैं तो उनकी गलती क्या है? भाई मलिक ज़्यादा जावेद साहब है, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, ये तो इस पे क्या फिक्र करना, ये तो घर घर की कहानी है, और मैं क्यों अपने बच्चे से परेशान रहूं, इसमें जो कमी है वो तो खानदानी है। भाई अगर मेरा बच्चा रिश्तों की कदर नहीं कर रहा तो उसने देखा होगा ना मुझे ना करते हुए, ऐसा कैसे हो जाएगा? खैर, तो उसमें दिखाते हैं जी मकान तो घर तोड़ने वाले का नंबर, हाँ जी बुआ जी का है ना। तो मैं कहता हूँ दोस्त, एक बुआ जी की परिभाषा मैं भी बता दूँ। बोले जी क्या? मैंने कहा ये वो बुआ जी है जो आपके पापा जी पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ के गई है। जिस दिन मांग लेगी ना,
अभी बुआ जी घर आ जाए तो हमें लगता है वो 2 सूट के हमारे यहाँ नॉर्थ, मतलब मैं तो बिलोंग करता हूँ, मेरा गाँव है चिरोड़ी। बड़े, तो मैं कहता हूँ ये जो बुआ जी जिनको आप ये सोच रहे हो 2 सूट लेने आई है, 500 रुपये की भेंट लेने आई है, मैंने कहा ना ये 1 करोड़ छोड़ रखे हैं इन्होंने, जिस दिन वो मांग ले दिक्कत हो जाएगी हमें। पर हमें रिश्ते तोड़ने थे ना सर। हाँ। हमें रिश्तेदारों को, भारत जैसे देश में सुरेश सर, आपका तो तजुर्बा इतना बड़ा है सर, भारत जैसे देश में मैं चुनौती देता हूँ, ये 10-15 साल पहले चले हैं सर होम लोन, मैं चुनौती देता हूँ भारत जैसे देश में 90% घर बनने में किसी ना किसी रिश्तेदार ने जेब में आके, किसी ने 40,000 रखे होंगे, किसी ने 50,000 की मदद करी होगी, कोई चुप 1 लाख रुपए देखा हुए होंगे। वही फूफा जी जिनसे हम चिढ़ रहे हैं, वही मामा जी, वही चाचा जी, वो ताऊ जी, वही हमारा दोस्त। भारत जैसे देश में मैं चुनौती देता हूँ, एक भी बेटी की शादी बिना किसी रिश्तेदार या दोस्त की आर्थिक मदद के नहीं हुई होगी। 90% की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। कोई दोस्त चुप आकर 50,000 रख जाता है, कोई बुआ जी आती हैं वो 20,000 दे जाती हैं, मेरे पास तो यही है, मामा जी मामा भर देते हैं, फूफा जी 50-10-20,000 की मदद कर देते हैं। पर हमें तो रिश्ते तोड़ने थे, तो हमने डायलॉग बाजी शुरू कर दी। तो ये जो ट्रैपिंग है सर, एक्चुअली सारा खेल इस ट्रैपिंग का है, और अब हम इसी सच्चाई को जीने लगे हैं। अब की पीढ़ी की गलती मैं इसलिए नहीं मानता कि एक्चुअली इन्होंने तो ऐसा होते हुए अब ऐसा सच में हो रहा है, अब इनकी अब ये सच्चाई बन चुकी है सर। हम ये कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ 30-40 साल पहले जब बाबूजी रहे होंगे, आपके पापा जी रहे होंगे, जब मेरे पापा जी रहे होंगे, या हमारे दादाजी रहे होंगे, कौन से सन में रहे होंगे सर? एक अंदाजा लगाएं तो। दादाजी हमारे पापा जी 60 का दशक मान लो, 60-70 का। हाँ। उस समय भाई भाई के बीच कैसे रिश्ते थे सर? 1 रोटी आधी आधी। हाँ। छोटा भाई कह रहा, बड़ा भाई कह रहा है बंटवारा हो रहा है, बड़ा भाई के बंटवारा हो रहा है, तो बड़ा भाई कह रहा है तू थोड़ा फालतू रख ले। छोटा कह नहीं नहीं भैया आपके बच्चे ज़्यादा, आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा। इतना प्यार था सर। हाँ। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। फिर 1969 में ये गीत कौन गा रहा था कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं सब झूठे नातों का क्या। अगर सच्चाई ये थी तो ये गीत कहाँ बन रहे थे? एक्चुअली मैं फिर कहता हूँ, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है सर, आज का विषय वो नहीं है, पर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, शब्द पहले आते हैं, फिर धीरे धीरे वो शब्द हकीकत में बदलते हैं। सच में ऐसा हो नहीं रहा था, पर बोल बोल के बीमार कर दिया। सच में हम दुखी नहीं थे, पर बोल बोल के दुखी हो गए। सच में जीवन में इतना संघर्ष नहीं था, पर बोल बोल के अब सच है, अब सच में ऐसा हो रहा है। अब इसे तोड़ना है तो क्या करें? बोलना बदल दीजिए। फिर बोलो दुनिया बहुत अच्छी है, बोलो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बोले हमारे तो सब काम आते हैं, बोले यार मेरी ज़िंदगी में तो मौज है, यार मैं तो बड़ा खुश हूँ। रैप अप करते समय इस प्रोग्राम को इससे करते हैं सर, शब्दों की ताकत बताते हुए एक सिंपल सा, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस देश में इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, उसका कारण बता देता हूँ। एक बात बताइए सुरेश सर, आपके 2 दोस्त हैं, एक के घर जब आप जाते हैं तो वो आपकी बातें करता है, आपसे बातें करता है, सबसे आपका परिचय करवाएगा, सबसे आपको मिलवाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा। दूसरा दोस्त है वो ना आपकी बातें करता, ना आपसे बातें करता, ना आपका परिचय करवाता, ना आपको किसी से मिलवाता, ना आपकी बात करता। आप किसके घर ठहरना पसंद करेंगे, रुकना पसंद करेंगे? पहले वाले जो सबसे बातें करता है, आपकी बातें करता है, आपसे बातें करता है, आपको मिलवाता है। हम 24 घंटे अपनी ज़िंदगी में अपने दुखों का परिचय ज़्यादा दे रहे हैं दुनिया को या सुखों का? दुखों का। तो दुख कहते हैं यार भैया बहुत अच्छे हैं, जो भी आ जाए सबसे मिलवाते हैं, 24 घंटा मेरी बात करते हैं, मेरा ही परिचय करवाते हैं, फ़ोन पे भी बताते हैं रिश्तेदारों को मैं तो बहुत परेशान हूँ। दुख कहता है भैया के ही घर रहूँगा। और सुख ये देखता है ये आदमी तो यार हमारी बात ही नहीं कर रहा, ना हमें किसी से मिलवाता, ना परिचय करवाता, ना हमारी बात करता, ना हमारे से बात करता। सुख कहते हैं हम नहीं जाएंगे इसके घर, इसलिए सारी दुनिया परेशान। मैं कहता हूँ जिस दिन आपने अपने सुखों के बारे में बात करनी शुरू कर दी, खुशियों के बारे में, और मैंने कहा था ट्रैपिंग हमें बहुत चालाकी से रोका गया है। आदमी अपनी ये पूछ लो किसी से कैसे हो, उसमें भी मुंह से ये निकलने के लिए तैयार नहीं है शानदार हूँ। Celebrating life is wonderful life। आज से 30, हाँ आपने बड़ी कमाल की बात कही थी जब मैंने एंट्री ली थी आते ही कि सर कैसे हैं, तो आपने कहा सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ। क्या कमाल की पॉजिटिविटी है सर। एक्चुअली हमें रोक दिया गया। आप आज से 40 साल पहले कोई ऐसे हल्का सा उदास सा मिल जाता था ना, तो हम लोग क्या बात है थोड़ा परेशान लग रहे हो, यानी परेशान होना क्या था सर? ताज्जुब। क्या परेशान कैसे हो? और आज क्या बात है यार बड़े खुश लग रहे हो, यानी खुश होना ताज्जुब है, तो समाज के खिलाफ चल रहा है, खुश कैसे हो जाएगा यार?
हम सब दुखी हैं, खुश कैसे दिख सकते हो? यानी आप सब टेंशन में हैं सब कि कहीं मैं खुश तो नहीं। अब तो घर से निकलते पूछते हैं कहीं मैं खुश तो नहीं दिख रहा हूँ। हमें दुखी रहने पे मजा आने लगा। उसका लंबा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ छोड़ रहा हूँ सर। दुखी रहने का एक फ़ायदा बताऊँ, सबसे बड़ा फ़ायदा, कोई आपसे जिम्मेदारी की बात नहीं करता। आपने मुझे कोई टास्क दिया हो कि अमर भाई ये परसों तक ही काम होना है, और मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ जाए, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आप मेरे पास आए तो आप मुझसे काम की पूछोगे, पैर के प्लास्टर की, पाँव की? भाई ये तो कैसे सब हो गया, क्या हो गया? तो सबने प्लास्टर चढ़वा रखे ताकि काम की ना पूछ ले कोई। इतने दुखी रहो, इतने तंग रहो, इतने परेशान रहो कि कोई ये ना बोले कि अपनी स्किल से डेवलप कर ले। वो कहेगा मैं दुखी, आप पहले ही घबरा जाते हो, यार ये पहले ही टेंशन में, डिप्रेशन में ना जाए ना बेटा, तू तो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ भाई। तो बेटे को मजा आ रहा है कि भैया ऐसे ही रहो। तो हमने अपनी लापरवाहियों को, हमें स्किल्स डेवलप ना करनी पड़ जाए, हमें आगे ना बढ़ जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़ जाए, एफर्ट ना लगाने पड़ जाए, उन सबसे बचने का आसान तरीका क्या है? दुखी रहिए, परेशान रहिए, बताइए बहुत अब एक बात तो बताओ, आप मुझे कोई काम बताना चाह रहे हो और मैं आपको पहले ही बता दूं कि सर मुझे तो पैदल जाना आज 25 किलोमीटर, तो आप क्या सोचेगा? अरे यार नहीं बेचारा तो वैसे ही 25 किलोमीटर जा रहा है, छोड़ दे। बल्कि आप मुझसे ही पूछ लो कि थोड़ी देर लिफ्ट दे दो मेरी गाड़ी ले जाओ। मेरी लिफ्ट दे दो क्या? तो लेकिन ये 3-4 दिन होगा, 5वें दिन आप ये कह रहे हैं इसका तो रोज का काम है, छोड़ो भाई। समस्या ये है सर, समस्या ये है। तो अब फाइनल दर्शकों को बहुत मजा आ रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है सर। आपको जाने देने का मन नहीं कर रहा है, पर उसका पार्ट 2 भी करेंगे। जी जी सर। तो एक सेंटेंस में जी जी फाइनल, जी जी खुशी का राज। आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ लोगों को, कुछ के पल्ले पड़ा होगा, कुछ के यहाँ से निकल गया होगा, जिनके पल्ले पड़ा होगा वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक सेंटेंस में एक सही ज़िंदगी, सक्सेसफुल ज़िंदगी, हैप्पी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी जीने का मंत्र। सिंपल बताऊँ सर, जो मैं अपना बता देता हूँ। हाँ, इफ़ यू वांट, मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन बी। मैंने एक टॉपिक बनाया था सर कुछ समय पहले, हैप्पीनेस लिखकर उसमें मैं लगाता हूँ स्टार। हम में से 90% की समस्या ये है कि हमने कंडीशंस अप्लाई करी हुई हैं अपनी खुशी के साथ। हमारे दिमाग में कोई फितूर घुसा गया कि आप कामयाब होगे तो ही खुश रह पाओगे। आपको याद है सर हमारे टाइम में, मैं हमारा टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम गांव से हैं। हाँ। चिरोड़ी गांव मैंने बताया, तो हमने वो ज़िंदगी जी है वो गांव वाली। तो उस समय क्या होता था सर, एक ही खटके में पंखे का भी कनेक्शन हो जाता था और लाइट बल्ब का भी हो जाता था। आपने देखा एक ही खटका दबा दो, दोनों चल जाते थे। उसकी समस्या एक बताता हूँ क्या, एक्चुअली वो जो बल्ब और पंखा था ना, बल्ब हैप्पीनेस का था, पंखा कामयाबी का था, या पंखा कामयाबी का हैप्पीनेस का मान लो, और बल्ब किसका था? सक्सेस का। तो हमारे दोनों हैप्पीनेस और सक्सेस के कनेक्शन एक ही खटके में है। हमें लगता है कि अगर खटका खराब हुआ तो दोनों जाएंगे, जबकि मैं ये कहता हूँ भाई कि हैप्पीनेस मेरी चॉइस है, सक्सेस मुझे प्रोसेस से मिलेगी, टाइम लगेगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, इट विल टेक टाइम, पर हैप्पी तो मैं अभी इसी समय भी हो सकता हूँ। मुझे हैप्पी होने से कैसे रोक सकता है कोई? खुश होने से। मान लीजिए मैं आज इंटरव्यू देने गया और मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, तो मैं असफल तो हुआ हूँ, मतलब हो सकता है ये मेरा प्रयास असफल रहा हो, पर इसका मतलब दुखी कैसे हो सकता हूँ मैं इसमें? बाकी इंटरव्यू खत्म हो गए क्या धरती पे? अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई क्या धरती पे? तो हमने अपनी हैप्पीनेस को किससे जोड़ दिया है सर? सक्सेस से। तो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन बी हैप्पी। बहुत लाइटर नोट पे 15 साल पहले एक चुटकुला सुना था, उसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सूत्र बना लिया। सुरेश सर, आपके प्लेटफॉर्म पे एक बात और भी बताता हूँ तमाम सुनने वालों को। दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफर मैं किसे मानता हूँ? कॉमेडियंस को। हम इन चुटकुलों को, कॉमेडियंस को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं। मैं चुनौती देता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ मैं, समझिएगा। जिस दिन हमने इनकी समझ पैदा कर ली अपने अंदर, जिस दिन हमने हल्का रहना सीख लिया। सुरेश सर, कोई जान पहचान में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, या इतनी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति देखा आपके साथ वाला हो, कोई जो कविताएं लिख लेता हो? हाँ, देखा होगा। ऐसा भी देखा होगा सर कोई गीत लिख लेता हो, कोई कहानी भी लिख लेता होगा। सुरेश सर, आपकी पूरी ज़िंदगी में चुनौती दे रहा हूँ और तमाम सुनने वालों को चुनौती दे रहा हूँ, एक व्यक्ति बता दो जो चुटकुले लिख लेता हो आपकी जान पहचान में। एक कह रहा हूँ सर, एक। दुनिया का सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन चुटकुले लिखता है सर, सबसे फर्टाइल्ड। वो तो हर सिचुएशन में चुटकुला है। और उसका रीज़न बताता हूँ सर क्यों लिखता है सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन। दुनिया का एक भी चुटकुला, मैं तो अपनी, जब मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, कॉर्पोरेट में हूँ सर, मैं ट्रेनर्स को भी ट्रेन करता हूँ,
मैं ये कहता हूँ कि चुटकुला चुटकुला है ही नहीं, चुटकुला दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट है। आप मुझे एक चुटकुला दो, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा ये कंटेंट कैसे है, ये आपकी ट्रेनिंग में कहाँ फिट होने वाला है। आप एक चुटकुला धरती पर नहीं दे पाएंगे जो कंटेंट ना हो एक्चुअली में। दुनिया के सब, कभी सुनना जाकिर खान साहब को, जाकिर खान साहब को कॉमेडियन मान रहे हो, फिलॉसफर हैं। कभी सुनना कपिल शर्मा को ढंग में, फिलॉसफर है जब वो इंटरव्यू देते हैं, सुनिएगा। कभी जॉनी लीवर को सुनिएगा, कभी महमूद साहब को सुनिएगा। दुनिया के सबसे बड़े फिलॉसफर चार्ली चैपलिन है। कभी सुनिए कॉमेडियंस को, महमूद साहब को सुन लीजिए, कभी जगदीश साहब को सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जो चुटकुले लिख सकता है उससे बड़ा फर्टाइल ब्रेन नहीं मानता मैं, और चुटकुलों से बड़ा कंटेंट नहीं मानता। तो एक चुटकुला बताता हूँ, है तो चुटकुला पर मेरी ज़िंदगी ने हैप्पीनेस उसने ऐसी घोल दी। अगर आप इस तरीके को अपना सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ तो आप खुश रहेंगे, वरना आप कामयाब तो हो जाएंगे, खुश तो नहीं हो सकते, गारंटी दे रहा हूँ। अब उदाहरण बता, चुटकुला क्या था, किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा है, रास्ते में उसे 2-4 बदमाश मिल जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बदमाश एक गोला खींचते हैं और वो गोला खींचकर उस आदमी को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं अगर इस गोले से बाहर आया ना तो जान से मार देंगे। उसको गोले में खड़े करके उसकी वाइफ से मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, जेवर छीन लेते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं तो वो ना बड़ा हंसने लगता है, जोर जोर के हंसने लगता है, बहुत ऐसा है। और पब्लिक को लगता है सदमा लग गया, क्या हो गया, ये क्यों हंस रहा है, मोबाइल ले गए, पैसे ले गए, जेवर ले गए। उससे बोलते हैं तेरी वाइफ से मोबाइल ले गए, पैसे ले गए, जेवर ले गए और तू हंसे जा रहा है। वो बोलता बताऊं, जब वो मेरी वाइफ से मोबाइल और जेवर और पैसे छीन रहे थे ना, तब मैं 2 बार गोले से बाहर आया था। सर अगर आप इस ज़िंदगी के गोले से बाहर आने के मज़े ले सकते हो कि अब जिस दिन इंटरव्यू फेल हुआ था ना, उस दिन भी मैं गोले से बाहर आया था, छोले भटूरे खा के घर आया था। तो आप खुश रहोगे। और आप ये सोचो कि किसी दिन ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि सब ठीक होगा, नहीं भाई साहब, नहीं होने वाला। तो मैंने तो सर एक नियम बना रखा है, मैं रोज़ गोले से बाहर आता हूँ। अच्छा हो बुरा हो, ये चुनौती आई वो चुनौती आई, अपन इस बात में खुश हैं। बोले यार इंटरव्यू देने गए थे, फेल हो गए, पर 2 कप कॉफ़ी पी के आया था मैं तो उनके यहाँ, मैंने तो कॉफ़ी में वसूल लिया आना जाना। तो आप ज़िंदगी को मज़ा ले सकते हो। डायलॉग बाजी कोई कुछ भी कर ले। हाँ, अब कोई कहे कि ज़िंदगी मुश्किल है, बिल्कुल है, आसान बनाने का काम हमारा है, मनुष्य हैं, हमारा काम है जी। तो आखिरी मैं एंड करूँगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो मैं गोवा गया था एक बार, तो एक कपल मिला जी जी, और क्या मज़ा नहीं आ रहा। हाँ जी। मैं कहा भाई मज़ा ना आता है ना, जाता है मज़ा तो लिया जाता है भाई। तो आपने 10वीं वर्षगांठ बनाने आए हो, जी जी, 5 स्टार होटल में ठहरे हो, सामने बढ़िया बीच समुंदर है, खाना पीना, म्यूजिक, इधर गिटार बज रहा है, गाना गा रहा है, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा यार। सुरेश सर आपने इतने कमाल की बात कह दी तो 2 लाइन मैं बोल देता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग है अपने लिए, उसी जो सेम आपने बोला उसी को मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ये बता दूँ कि 5 स्टार में बैठे हो, ये गिटार बज रहा है, फिर भी दुखी हैं। तो मैं कहता हूँ दुनिया में 92.73% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। उन्हें कोई वो दुखी रह लेंगे, आप चिंता ही मत करो, कैसी परिस्थितियाँ ढूंढ लेंगे तो वो दुखी रह लेंगे। आपने जो मुझसे कहा, आपने जो कहा, मैं एक बात कहता हूँ। मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा एक दिन कि और भाई अमर भाई मज़े आ रहे हैं? मैंने कहा यार आ तो नहीं रहे पर ले रहा हूँ। बोले यार मतलब? मैंने यार मज़े आते हैं क्या? यार मज़े आते हैं, मज़े लिए जाते हैं। तो सर जीवन में खुश रहना है तो मज़े लिए जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मुझे ये मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।